बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दिन का आगाज़ बहुत अच्छा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल के वाक़े के बाद हम सब, बल्कि पूरी कौम के हवाले से बात की जाए तो वो गमज़दा है। बिल्कुल पूरी कौम गमज़दा है और इस वक्त की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जो जिम्मेदारी का तयन है या जो जिम्मेदारों का तयन है ये बहुत ही बड़ा मसला बन गया है। कल से हमने देखा है 62 कीमती जाने ढेर की हादसे के अंदर इस जहाने फ़ानी से चली गई। कई लोग ज़ख्मी भी हैं, 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं और अभी ये कहा जा रहा है कि शायद कुछ और खुदा न खास्ता जाने भी ख़तरे में मौजूद हैं। अल्लाह उनको सेहत दे और वो जल्दी से सेहतयाब हो। लेकिन इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो जिम्मेदारों का तयन है, जो कि नहीं हो पा रहा है कि ये जिम्मेदारी किसकी है। ये और इमरान, अनफॉर्चुनेटली एक दूसरे पर अभी भी वही इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी है। इस पर भी सियासत की जा रही है। कल भी हम जब बात कर रहे थे हम यही कह रहे थे कि शायद इंसानी जानों की कीमत ही नहीं है हमारी नज़र में, जिस तरह से हमने कल का वाक़या देखा। और माजी में भी ऐसे कई वाक़यात हुए हैं जहाँ पे जो कह ले गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया है और इस तरह की स्टेटमेंट्स दी गई हैं। उसके बाद फिर वही बात कि ये वाक़यात होते क्यों हैं, पहले ही जिम्मेदारों को जो कैफरे किरदार तक है उस तक क्यों नहीं पहुँचाया जाता। और आए रोज़ ऐसे वाक़यात हम अपने इस मुल्क में देखते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको फैक्टर्स को हमें उससे सबक सीखना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं सीखते। लोधरा जब हादसा हुआ था तो इमरान खान साहब मौके पे गए थे। कल मैं उनका एक साउंड बाइट देख भी रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि वजीर को मुस्ताफ़ी होना चाहिए जहाँ पे हादसा होता है। हालांकि ये कोई हल नहीं है, ये उस वक्त भी हल नहीं था जब वजीर आज़म नहीं थे वो और ये बात कर रहे थे। उस वक्त भी वजीर के मुस्ताफ़ी होने से ना तो वो 62 जाने वापस आ सकती हैं, ना वो 20 लोग जो जख्मी हुए हैं उनके जख्म ठीक हो सकते हैं और ना वो रेलवे का करोड़ों का नुकसान वापस आ सकता है। लेकिन अल्टीमेटली कोई एक मिसाल अगर बना दी जाती पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री के अंदर, चाहे वो कोई PIA का हादसा है, किसी जहाज़ का हादसा है या फिर किसी ट्रेन का हादसा है या यूजुअल जो हादसा होते हैं, और पाकिस्तान उन ममालिक से अरबला इस वक्त जिसमें हादसा से सबसे ज़्यादा जो टॉप ऑफ द लिस्ट कंट्रीज़ हैं, सबसे ज़्यादा हादसा से लोग मरते हैं, जहाँ पे ट्रैफिक के जो हादसा है उसमें सबसे ज़्यादा अमवात वाक़ होती हैं। सो इज़ द रेलवे। मतलब हर 4-5 महीने के बाद एक ऐसा अलमनाक हादसा। और अभी जो डिटेल्स हम पढ़ रहे थे, अभी भी अखबार मेरे सामने है जिस पे लिखा हुआ है कि जी कैसे जो चीफ इंजीनियर थे उन्होंने इस हवाले से अपडेट किया था। 10 से ज़ायद मकामात ऐसे थे जिसके बारे में उन्होंने लिखा था कि इनकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, यहाँ पे हादसा हो सकते हैं, लेकिन मेंटेनेंस नहीं हुई और फिर हादसा हो गया और कीमती जाने ज़ाया हो गए। बिल्कुल। और इसी अलमनाक वाक़े के हवाले से तो जिस तरह से हमने पहले भी बताया 62 के करीब जो जाने हैं वो लोग जाँ बहक हुए हैं, जबकि 100 से ज़ायद ज़ख्मी भी बताए जा रहे हैं। मुख्तलिफ हस्पतालों में ज़ेर इलाज भी हैं। उसके साथ साथ जो बात की जाए 11 अफराद हैं, उनकी जो हालत है अभी भी तशवीशनाक बताई जा रही है। इस तमाम तर सूरत हाल पर और साथ साथ हम कह दें कि वज़ीर आज़म ने रेलवे के हिफाजती इंतज़ामात के हवाले से बहुत फ़िक्र का इज़हार भी किया और उन्होंने 15-15 लाख रुपये जो जाँ बहक होने वाले अफराद हैं लवाहिकीन को देने का भी ऐलान किया। लेकिन इसके साथ साथ जो मौजूदा सूरत हाल है वहाँ पर वो हम जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ सकर हैं शहजाद तवानी से, हम बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। अभी बहुत हम इस वाक़े के हवाले से डिटेल्स तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि अपडेट्स क्या हैं, जो अभी हस्पतालों में लोग ज़ेर इलाज हैं उनकी किस तरह की हालत है, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। देखें, बिल्कुल जिस तरीके से ये अफसोसनाक वाक़या कल हुआ है, एक दिन से ज़्यादा का टाइम गुजर गया है। 62 कीमती जाने इस अफसोसनाक वाक़े में ज़ाया हुई हैं और 100 से ज़ायद ज़ख्मी इस हादसे में हुए हैं। काफ़ी सारे ज़ख्मी जो हैं वो रहीम यार खान मुंतकिल किए गए हैं। उसके अलावा घोटकी के मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त बड़ी तादाद में मुसाफिर जो ज़ख्मी हुए थे वो ज़ेर इलाज हैं और अस्पतालों की हालत ऐसी है कि कल जिस तरीके से ज़ख्मियों को अस्पताल में लाया गया था तो वहाँ पर ना डॉक्टर थे ना अमला था। अस्पताल के जो चौकीदार थे वो जो है वो उन मरीजों को देख रहे थे और उनको ट्रीटमेंट दे रहे थे ज़ख्मियों को। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम कितने सीरियस होते हैं इस तरीके के जब हादसा और वाक़यात होते हैं। तो अस्पतालों के अंदर सहूलियात नहीं थी, जिस वजह से जो डेड बॉडीज जो जाँ बहक अफराद की तादाद है उसमें इजाफा हुआ है। 2 घंटे तक मुसाफिर जो है वो तड़पते रहे हैं रेती रेलवे स्टेशन पर। उनकी मदद के लिए कोई भी वक्त पर नहीं पहुंचा था। फोटो सेशन के लिए वुज़रा और उसके अलावा दीगर पार्टियों के रहनुमा रात देर गए तक वहां पर आते रहे। इस वक्त जो ट्रैक की हालत है, अब ट्रैक जो है उसको दोपहर तक बहाल कर लिया जाएगा, जबकि डाउन ट्रैक में शाम भी हो सकती है और उससे भी ज्यादा लेट हो सकता है। शहजाद, एक तो
एक तो वेरी वेल डन। कल से आप जिस तरीके से हमें आगाह कर रहे हैं और डिटेल से हमें अपडेट्स रखे हुए हैं, ये एक बहुत काबिल सताइश बात है। लेकिन दूसरी जानिब इतना अफसोसनाक वाक़या है, तो ये कल जो फ़ौरन आज़म सवाती साहब पहुंच गए वहाँ पे, मिनिस्टर फॉर रेलवे हैं, उन्होंने कहा जी अब मैं ज़ख्मियों को लुक आफ्टर करने के लिए आया हूँ। आपने तो कहा कि 2-2 घंटे यहाँ पे रेती स्टेशन के ऊपर मुसाफिर तड़पते रहे, फिर चौकीदार उनको लुक आफ्टर कर रहे थे, हॉस्पिटल्स के अंदर अमला ही नहीं था। दो की जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की है, लेकिन क्या वफाकी वजीर साहब ने या सूबाई हुकूमत ने कुछ नहीं किया? ये महज ट्विटर के ऊपर तब्दीलियां और एक दूसरे से लड़ते लड़ाते नजर आते हैं। इंसानी जानों की कोई कदर नहीं है, चाहे वो जिस भी पार्टी से मुताल्लिक है, खासतौर पर सिंध गवर्नमेंट को। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि जिस तरीके से हादसा हो गया, जब खुदा न खास्ता किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में इस तरीके के हादसा होते हैं तो कौमें और उनके जो सियासतदान है वो मुत्तहिद हो जाते हैं और अपनी सियासत को छोड़ देते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कल भी हमने देखा है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान एक गैप नजर आ रहा था। हर कोई अपना मौक़िफ़ दे रहा था। वफाकी वज़ीर रेलवे ने तहकीकात तो बहुत दूर की बात रही है, सिर्फ नोटिस किया है और पहले उन्होंने ये कह दिया कि एक बोगी के अंदर ओवरलोड लोग थे, इस वजह से ये हादसा हो सकता है। ओवरलोड लोग करने वाला कौन है? शायद पैसे लेकर, टिकट देकर उनके बोगियों के अंदर शायद लोगों को बिठाने वाला भी महकमा रेलवे ही है। उन्होंने ही शायद लोगों को उसको बिठाया होगा। ये बातें तो खैर अब जब तहकीकात होगी तब पता चलेगा। 13 मकामात साफ करार दिए गए थे, रोडी से लेकर रहियार खान तक। उन 13 हसास मकामात के लिए फंड्स आया, वो फंड्स कहाँ गया, क्यों नहीं लगाया गया? एक दूसरे के साथ लड़ाई भी की जा रही है, एक दूसरे के ऊपर मलबा डाला जा रहा है, दूसरे पे डाला जा रहा है। और इंतजामी लापरवाही तो है ही शहजाद साहब, जिस तरह से आपने कहा। लेकिन ये जो हमारा सेहत का एक एलिमेंट है, जिससे सिंध के हवाले से हम बात करें, ये भी एक अलमिया है हमारे लिए कि वहाँ पर लोगों को टेक केयर करने के लिए प्रॉपर अमला मौजूद नहीं था। लेकिन साथ साथ आप तहकीकात की बात कर रहे थे। वज़ीर आज़म और वज़ीर रेलवे ने 24 घंटों के अंदर तहकीकात का हुक्म दिया है। क्या ये तहकीकात माजी की तहकीकात की तरह होंगी? और जो रिपोर्ट है, जो आज तक किसी को पता नहीं है कि क्या रिपोर्ट आई, क्या हुआ मामला, ये रिपोर्ट के हवाले से भी हम यही एक्सपेक्ट करें? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि काफी कार्रवाई में तो बिल्कुल तहकीकात हो चुकी है, लेकिन अब तक कभी भी किसी के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। जिस तरीके से भी इमरान कह रहे थे कि इस्तीफाओं की बात की जाती है, वाकई इस्तीफा कोई हल नहीं है इसका। अमली काम होना चाहिए। जिस तरीके से ये हादसा हुआ तो उस हादसे के बाद इतनी डेड बॉडीज नहीं होने चाहिए, जांबाज अफराद इतने नहीं होने चाहिए थे। अगर फौरी तौर पर कार्रवाई कर ली जाती, रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू किया जाता और उसके अलावा जख्मियों को फौरी तौर पर ट्रीटमेंट दिया जाता और अस्पतालों की तरफ ले जाया जाता, तो मेरा ख्याल ये है कि इतनी ज्यादा अमवात नहीं होती। हम एक दफा फिर जो है वो फेल हो गए अपने लोगों की हिफाजत करने में। ये वही लोग जिम्मेदार हैं जो 5 साल में एक दफा आकर वोट के लिए मिन्नतें करते हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। कल कोई भी MNA MPS जो है सुबह के टाइम पर वहाँ हादसे वाली जगह पर नजर नहीं आया। इंतहाई अफसोस की बात है ये। सबने मजम्मतें की हैं, सबने जो है वो दिल अफसोस का इजहार किया है, लेकिन किसी ने भी अमली तौर पर और शहजाद, अफसोस की बात तो ये है, यकीन जानिए, इस कदर दिल गिरफ्ता है हम कि आप देखिए कि ये वो लोग हैं जो कि पूरा साल पैसे जमा करके, किराए टिकट के पैसे जमा करते हैं और फिर अपने घरों को जाते हैं। छोटे सतह के मुलाजमीन होते हैं जो रेलवे से ट्रैवल करते हैं और फिर आपको पता है किस तरह के और किस सतह के लोग हैं ये, गुर्बत के मारे, और फिर उनके साथ ये हो जाना, और इनकी कौन दाद रसी करेगा? हमें तो नहीं लगता। खैर, मैं चाहता हूँ आप ज़रा इस हवाले से हमें बता दीजिए, जो लोग ज़ख्मी हुए थे, क्या इस वक्त उनमें से कुछ लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं? कुछ कल गवर्नमेंट ने कंपनसेशन की भी बात की थी, और ख़ास तौर पर जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी क्या सिचुएशन है? क्या डेड बॉडीज सारी लवाहिकीन तक और आबाई घरों तक पहुँचा दी गई हैं? क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? किसी भी कीमती एक जान की भी कोई कीमत नहीं हो सकती है। ये पैसे जो है वो लवाहिकीन क्या करेंगे जब उनका कोई भाई बहन बुजुर्ग कोई बड़ा या छोटा इस दुनिया से चला गया हो? जिस तरीके से कल डेड बॉडीज को हमने देखा है, जिस तरीके से लोग वहां पर तड़प रहे थे, रो रहे थे, और जो जख्मी मुसाफिर थे वो आह कर रहे थे, वो एक ऐसा मंजर है जो मैं शायद आपको बयान नहीं कर सकता। एक बड़ा दिल दुखाने वाले वो मनाजिर थे। इस वक्त तक जो है वो 62 लोगों की मौत हुई है अफसोसनाक वाक़े में। 35 मैयतें जो है वो ईडी एम्बुलेंस के जरिए पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर इलाकों की तरफ भिजवा दी गई है। मजीद लाशें जो है वो भी ईडी एम्बुलेंसेज और दीगर एम्बुलेंस के जरिए जो है वो मकामी जो इलाके हैं उन लोगों के वहां जाएंगे और वहां फिर उनकी तस्लीम कर दी जाएगी। इस वक्त जो है
जो अस्पताल हैं उन अस्पतालों के अंदर जो जख्मी हैं मुसाफिर वो उनका इलाज किया जा रहा है। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इस हवाले से हमें अपडेट किया। और आप नो डाउट आप भी बहुत इनक्रेडिबल काम, जिस तरह से फील्ड में इस तरह के वाक़यात को कवर करना नो डाउट खुद एक बहुत चैलेंजिंग काम है। और अभी हमने जिस तरह से इस वाक़े के फॉलोअप के हवाले से भी बात की, और यही बात है कि जब इस सारी सिचुएशन में ब्लेम गेम की जो सिचुएशन है उससे हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ ये सोचना है कि जो वाक़या जिस वजह से पेश आया उसके रूट तक पहुँचा जाए, रूट कॉज तक पहुँचा जाए। मैं सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के हवाले से एक बात कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से अभी तक एक रेस्क्यू सर्विस नहीं है सरकारी सतह पे जिसको चलाया जा रहा हो। कल विफाक ने भी ये बात की, इन्होंने बदली है सिंध की हालत। No words, I have no अच्छा जी, इस हवाले से हम बात भी करते रहेंगे, फॉलोअप भी लेते रहेंगे। अभी वक्त हुआ है हेडलाइंस का, आपको वो दिखाते हैं। गहरकी में अलमनाक हादसा, जहां बक अफराद की तादाद 62 हो गई, 100 से जायद जख्मी। ढेरकी हादसे पर बयानबाजी, हुकूमत और अपोजिशन की एक दूसरे को जिम्मेदार करार देने की कोशिशें। इंतखाबी इस्लाहात के लिए हुकूमत मुतहर्रिक, इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग के बाद हुकूमत ने अपोजिशन से भी तजावीज मांग ली। कोरोना की तीसरी लहर काबू में आ गई, मस्बत केसेस की शरह में कमी आने लगी। आज दुनिया भर में समंदरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना नियाजी सैर करवाएंगी कराची साहिल समंदर की। फलों के बादशाह आम से कैसे अरबों रुपए कमाए जा सकते हैं, जानिए सेगमेंट साइंस इन टेक में। हेडलाइंस आपने जानिए, भी बताएंगे आपको बड़ी खबर, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक वंस अगैन। बात करते हैं बड़ी खबर में सियासी सूरत हाल की, और सबसे पहले इंतखाबी इस्लाहात की। तो गवर्नमेंट आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए कराना चाहती है, और इसकी भरपूर कोशिशें भी इस हवाले से जारी हैं। और इसी हवाले से गवर्नमेंट की टीम ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से एक बार फिर मुलाकात भी की। बिल्कुल, मुलाकात भी की और इंतखाबी इस्लाहात, EVM, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए ई-वोटिंग से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। बाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शबली फराज समेत गवर्नमेंट की टीम ने मीडिया टॉक भी की और आइंदा आम इंतखाबात EVM के जरिए कराने का इंदिया भी दिया, और दावा किया कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शफाफियत के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर आमादगी का इजहार किया है। बिल्कुल। और अपोजिशन की अगर बात की जाए तो अपोजिशन भी इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपनी तजावीज़ लेकर आए, और गवर्नमेंट अपोजिशन की तजावीज़ का जायजा भी लेगी, ये भी कहा गया। ताहम अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात के लिए गवर्नमेंट के साथ किसी भी किस्म का ताउन करने से साफ इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब वफाक और सिंध के दरमियान जो मालियाती वसाइल का मसला है वो भी अपनी जगह पे मौजूद है, और जो वसाइल की तकसीम है इस पर लड़ाई ऐसा लगता है कि बढ़ने लगी है, ज़्यादा फ्लेयर अप हो रही है सिचुएशन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को खत लिखने के बाद कौमी इक़्तिसादी कौंसिल में भी एहतजाज किया है। मीडिया टॉक में उन्होंने वफाकी बजट में सिंध के लिए स्कीम्स ना रखने पर खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और यहाँ पे NFC की जो रकम है NFC अवार्ड की, वो भी पूरी रकम ना मिलने का शिकवा किया। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ये कह चुकी है कि जी हमने पैसे अवाम पे लगाने हैं, सिंध गवर्नमेंट पे नहीं लगाने, आपको नहीं देंगे पैसे। ये मुख्तलिफ मौक़ों पे आ चुका है। बिल्कुल। और वफाकी गवर्नमेंट पर सिंध से ज्यादती और तासुब का भी इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर आला सिंध के इल्ज़ामात पर वफाकी वज़ीर असद उमर मैदान में आए, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेलने जो कह रहे हैं उसका इल्ज़ाम लगाया कि सिंध कार्ड खेल रही है, और वफाक के तहत सिंध और कराची में जारी मनसूबे भी गिनवाए, और वाज़ेह किया कि सिंध गवर्नमेंट को सरे महल बनाने के लिए पैसे नहीं दे सकते। वफाकी गवर्नमेंट तरक्याती फंड्स बराह रास्त सिंध के अवाम पर खर्च करेगी। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद साहब। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब कि आपने एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। इस सूरत हाल पर बात करने से पहले हम चूँकि कल के वाक़े की ज़रूर बात करेंगे, और हमने ये वाक़या देखा, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। 62 के करीब जो कीमती जाने उसका नुकसान हुआ है, लेकिन हमने एक अजीब सी सिचुएशन देखी कि अभी भी यहाँ पर एक दूसरे की तरफ ब्लेम गेम का मामला है। गवर्नमेंट जो है अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगा रही है, अपोजिशन गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम लगा रही है, इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। क्या ये मामला इस वक्त हमें ये सोचने का नहीं है कि ये वाक़यात होते क्यों हैं, इनका रूट कॉज क्या है, ना कि हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया जी। आपने बिल्कुल वही बात की है जो सबके दिल की आवाज़ है, और कल मैंने इस पे एक प्रोग्राम में ये बात मैंने भी की है कि बजाय इसके कि इस पे दोनों तरफ से ब्लेम गेम हो, अवाम में ना उसका कोई अच्छा तासर जाता है। दूसरा, हम हुकूमत हैं, अवाम हमसे जो है वो कारकर्दगी एक्सपेक्ट करती है, और अगर कोई वाक़या होता है तो उसकी रीजंस एक्सपेक्ट करती है। इसी तरह अपोजिशन से अवाम एक्सपेक्ट
सकती है कि वो यहाँ पे आके एक वाक़े से सियासी फायदा ना उठाएं और वहाँ पे लाशें पड़ी हों और यहाँ पे आप तंदो-तेज तकरीरें करें। ये रेलवे आपके भी नीचे रही 15-15, 20-20 साल इन लोगों ने इस पे हुकूमत की है, तो ये वक्त नहीं है कि हम एक दूसरी वजह से रेल तबाह हुई, बल्कि वक्त है उन मरीजों की खिदमत करने का और उन शहीदों के घरों में जाने का और वहाँ जो जिस हालत में वो लोग पड़े हुए थे उनको निकालने का। वो तो काफी हद तक काम हो गया है, लेकिन 60+ डेथ्स हैं। मैं समझता हूँ कल ऐवान में जो हुआ वो कोई ज्यादा अच्छा नजारा नहीं था, क्योंकि ऐसे मौके पे अवाम, हुकूमत और अपोजिशन के बीच में एक ज्यादा मचोर, मैं ये मोहब्बत वगैरह की चीज़ों पे तो यकीन ज़्यादा नहीं रखता, क्योंकि ऐवान में तुंदो तेज बातें होती हैं, ये कोई रूटीन की बात होती है। लेकिन ऐसे मौके पे थोड़ा सा बुर्दबारी और संजीदगी ज़रूरी है। हुकूमत अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि जितना भी हो सके उनका अजाला किया जाए नुकसान का, और साथ साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। और कल मैंने ये बात की भी है और आज आपके प्रोग्राम पे भी करता चलूँ कि आज़म सवाती साहब जो इसके मिनिस्टर हैं वो आके ऐवान को इंशाल्लाह इस पे ब्रीफ करेंगे कि ये वाक़या क्यों हुआ और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ कहाँ तक जाती है। जो जो रिस्पॉन्सिबल होगा तो जाहिर है हुकूमत उससे फिर उसका जो है वो जवाब तलब करेगी। अली मोहम्मद खान साहब, कुछ अर्सा पहले ही इमरान खान साहब, वैसे तो कैबिनेट बहुत बार शफल हुई, लेकिन तकरीबन जब दूसरी दफ़ा उन्होंने, इमरान खान साहब ने कैबिनेट को शफल किया तो उन्होंने बाकायदा तौर पर अवाम के सामने आकर ये बात की कि मैं हर वजीर से ये पूछूंगा कि उसकी कारकर्दगी क्या रही है और उसकी बिना पे फिर ये फैसला किया जाएगा कि क्या उसको काम जारी रखना। आपको याद होगा मुराद सईद साहब को 2 वजारतें दे दी गई थी उसी वक्त के ऊपर कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद एक तो वज़रा इतने तब्दील हुए, पोर्टफोलियोज इतने तब्दील हुए, मेरे ख्याल में अब प्राइम मिनिस्टर को यही समझ नहीं आती होगी कि वो पूछें किससे। तो आप पार्लिमानी उमूर के वजीर हैं, क्या वजीर आजम पूछते हैं आप लोगों से कि आपकी क्या कारकर्दगी है, और अगर पूछते हैं तो वो पब्लिक क्यों नहीं होती, उसकी बेस पे फिर आपकी प्रमोशंस डिमोशंस क्यों नहीं होती, इतने बड़े बड़े वाकयात हो जाते हैं। इस पे क्या अभी तक तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी? नहीं, डिस्कशन तो होती है, जैसे आज भी काबीना है। मियां साहब के दौर में, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के दौर में 8 या 7 महीने में कोई एक इजलास होता था। हमारा कुछ हफ्ते छोड़ के बाकी तो सारा रेगुलर हर हफ्ते हुआ है। पिछले हफ्ते नहीं हुआ, इस तरह 2-3 हफ्ते और मिस हुए होंगे। हर हफ्ते मुलाकात होती है और उसमें जाहिर है वज़रा की कारकर्दगी उसमें असेस होती रहती है, कंटिन्यूसली सवाल और जवाब भी होते हैं। मैं नहीं समझता कि ये तज्जिया आपका, उससे मैं एग्री करूं, वो मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब को पता ही नहीं है कि किसके पास कौन सा पोर्टफोलियो है और कौन क्या कर रहा है। उनके पास बहुत से इदारे होते हैं जो उनको रिपोर्ट्स भी देते हैं और खुद भी उनको कारकर्दगी जो है वो सामने नजर आ रही होती है। जी, मैं कह रहा था कि वो क्योंकि पोर्टफोलियो तब्दील हो जाता है तो जारी बात है वजीर नए आ जाते हैं। अब जैसे कल आजम सवाती साहब ने आके बात की, ख्वाजा साद रफीक ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि आजम सवाती तो अभी नए आए हैं, इसका सवाल शेख रशीद साहब से होना चाहिए जो अब वजीर दाखिला हैं। तो ये कंफ्यूजन है, मैं ये बात कर रहा था। देखिए, हम सियासतदानों को थोड़ा सा इस पे मैच्योरली बिहेव करना होगा, एजुकेटेड लोगों की तरह, कि जब कोई वाकया होता है किसी भी जगह, जब पुलिस जाती है क्राइम सीन पे, तो सबसे पहले जब वो क्राइम सीन एस्टैब्लिश करते हैं, नक्शा मौका जब बनाते हैं, तो वो देखते हैं कि किस ड्राइवर की गलती थी, कौन किस स्पीड से जा रहा था, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरह ये जो वाकया होगी फिक्स होगी और इसकी मैं समझता हूँ कि इंक्वायरी होनी। वो ये है कि लाइन मैन जो वहां पे खड़ा होता है और स्टेशन मास्टर से लेके डीएस रेलवे से लेके सेक्रेटरी रेलवे तक और चेयरमैन तक को देखा जाएगा कि कहां कहां रिस्पांसिबिलिटी जाती है, किसने अपनी ड्यूटी सही नहीं की, चाहे वो जितना भी हाई ऑफिस हो, दे विल बी मेड आंसरेबल। लेकिन ये है कि जब तक रिस्पांसिबिलिटी फिक्स ना हो और आपको ये ना पता लगे कि गलती थी या हादसा था या नेग्लिजेंस थी, रेकलेसनेस थी, तब तक मैं समझता हूँ जस्ट आस्किंग फॉर समबडीज हेड टू रोल ये थोड़ी सी ज्यादती होगी, किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी की रिस्पांसिबिलिटी फिक्स हो जाती है और फिर उसमें सर्फ नजर होता है तो फिर हम इन बातों के साथ नहीं है। ठीक हो गया। अली मोहम्मद खान साहब, अब चूंकि हम इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बात कर रहे थे, इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए अगर हम बात करें, बज़ाहिर ऑपोजिशन गवर्नमेंट के साथ कुछ कंट्रीब्यूट या ताउन करती नजर नहीं आ रही और ऑपोजिशन ने गवर्नमेंट के साथ किसी भी मामले में ताउन से साफ इनकार किया। क्या ऑपोजिशन की रजामंदी के बगैर जो इंतखाबात हैं वो इस तरह से हो पाएंगे? इनका जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए इसका इस्तेमाल मुमकिन हो पाएगा? देखिए, अपोजिशन का एक बुनियादी इसमें रोल तो है, उनके जाहिर है उनके पास भी अच्छी खासी तादाद है पार्लियामान में, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी। तो ये कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जिसके पास 2/3 अक्सरियत और हम किसी को बुलडोज करें। हमारे पास अगर हो भी तो हम बुलडोज ना करें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप इसमें वन साइडेड कर लें खुदा न खास्ता
तो जो दूसरा तीसरा चौथा स्टेक होल्डर है वो अगर उसको नहीं मानता तो वो इंतखाबात होने से पहले मुतनाज़ हो जाएंगे। इसलिए वज़ीर आज़म साहब ने पहले ही जो है पहले दिन से तकरीबन आज से 2-2.5 महीने पहले अपोजिशन को दावत दी थी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, खासकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानीज के मामले पे आप आए, अपनी तजावीज़ दें। और मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह अपोजिशन को इसमें हम उनसे इनपुट ज़रूर लेंगे और असेंबली में जब पुट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो फिर इनपुट देते ही हैं। मैंने तो ये भी तजवीज़ दी थी कि जो इसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी और लेजिस्लेशन थी जिसमें सेनेट और कौमी असम्बली से मेंबरान हैं, उसमें ही अगर अपोजिशन मुनासिब समझे तो उधर उसको मूव कर देते हैं जहां उनके पार्लियामानी लीडरान हैं, ताकि सब इस पे राय दें। बहरहाल मैं दोबारा यकीन दिलाना चाहता हूं कि अपोजिशन को साइड लाइन करके कोई इस्लाहात नहीं होंगी। हम उनको इस पे उनके तजावीज़ जरूर लेंगे या उनको उस स्टेक होल्डर हैं उनको इसमें शामिल जरूर करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे एक बात जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि अगर ये कामयाब हो गई और इम्प्लीमेंट कामयाबी से हो गया तो इससे बहुत से मसाइल इंशाअल्लाह उल अजीज हल हो जाएंगे। और वज़ीर आज़म साहब की ख्वाहिश भी यही है कि देखें, धांधली का इल्जाम भी हम पे लगा और हम ही कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात साफ शफाफ हों। हालांकि ये काम तो अपोजिशन का था, उनको ज्यादा जोर लगाना चाहिए था इंतखाबी इस्लाहात पे। मतलब ये इस तरह से है कि मसला उठाया जिसने तो वो नहीं कर रहा, जिस पे इल्जाम है वो जो है मैदान में आके अपना काम ज्यादा फंदही से कर रहा है। तो अगर अपोजिशन सीरियस है साफ शफाफ इंतखाबात के लिए तो उनको तो इसमें हमसे ज्यादा बढ़ चढ़ के अपना किरदार अदा करना चाहिए, मिलजुल के होना चाहिए ताकि वंस फॉर ऑल मामला सेटल हो। हालांकि हर मुल्क के अंदर ये मामला धांधली वाला होता ही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल परसों फिर एक स्टेटमेंट दे दी जो बाइडन की नहीं धांधली हुई है, ये चलता तो रहता है, लेकिन ओबियसली कुछ इसमें कमी लाई जा सकती है। मैं जरा सिंध के मामले पे आपकी राय चाहूंगा। सिंध बड़ा नाला आपसे नजर आ रहा है और ये बड़ा खतरनाक मामला है। हम अगर कौमी सलामती के तनाजुर में उसको देखें, तमाम सूबे बुनियाद हैं पाकिस्तान की रियासत की और तमाम सूबों को साथ लेकर चलना विफाक की जिम्मेदारी है, रियासत का फर्ज भी है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, आपको लगता है बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर इन पीटीआई गवर्नमेंट कि अगर आप फंड्स को डायरेक्टली तफवीज़ करना चाहेंगे अपने वहाँ पे जो भी आपके ट्रस्टवर्दी लोग हैं, जो आपके ओहदेदारान हैं, उनको, इसलिए कि सिंध की गवर्नमेंट में आपको खदशा है कि करप्शन की जाती है, तो आपको कोई इंतजामी सपोर्ट तो अली मोहम्मद खान साहब नहीं मिलेगी, चूंकि बहरहाल गवर्नमेंट सिंध की है, इंतजामी तो सारे मामलात उनके पास हैं। तो ये फिर पॉसिबल क्या होगा? मैकेनिज्म कोई नहीं है, फंड्स दिए नहीं जा रहे हैं, चाहे वजह जो भी है, आवाम सफ़र कर रही है। मैं आपकी एक बात से तो एग्री नहीं करता। मैं कोई इम्पोर्टेंट मिनिस्टर नहीं हूँ, अपना कारकुन हूँ, अपनी जमात का अपना कारकुन हूँ और पाकिस्तान का इंशाल्लाह सिपाही हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब के दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं है और वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं कि कराची भी उतनी ही तरक्की करे जितना पेशावर या लाहौर या क्वेटा करे। अब 3 सूबों में हमारी हुकूमत है, एक में कोalition है बलोचिस्तान में, बाकी 2 में डायरेक्टली हमारी हुकूमत है। सिंध को मैं नहीं समझता कि हम कोई ज्यादती करें या अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हम उधर बड़े स्टेक होल्डर हैं। अगर आप ओवरऑल देखें तो सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरा या तीसरा बड़ा स्टेक होल्डर बन के उभरी है। अगर हमारे किसी अमल से, अगर खुदा न खास्ता, मैं यूज करूं, हम कर नहीं रहे, लेकिन अगर ऐसा खुदा न खास्ता हो जस्ट फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो सिंध हुकूमत को तो हम नीचा दिखा दें, लेकिन उसका रिएक्शन अवाम से आएगा तो हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हाँ, ये अलबत्ता एक पॉइंट है कि जो सिंध हुकूमत के फंड्स हैं वो तो उनको मिलते हैं, जो उनका ड्यू शेयर है, लेकिन जो SDGs हैं वो सिंध हुकूमत को नहीं जाते। उसका एक तरीक़ेकार है जो डायरेक्टली वहाँ हल्कों में फेडरल गवर्नमेंट के इदारे, जैसे वापडा है, बिजली के जो इदारे हैं या जो सुई गैस है, तो वो वहाँ डायरेक्टली जाते हैं। लेकिन बहरहाल जो इश्यूज होंगे, देखें, अपनी किसी लड़ाई या अना की खातिर हम इंशाल्लाह कभी भी ये नहीं करेंगे कि सिंध के अवाम, कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम का नुकसान हो। वो कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं अवाम। अली भाई, अवाम सफर कर रहे हैं ना, आपको भी पता है कराची में पानी के हवाले से कोई काम नहीं हुआ, कराची का कचरा अभी तक नहीं उठा, बुनियादी जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, स्ट्रीट क्राइम, उस पर अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उस पर सिर्फ एक नुक्ता रखूंगा जो कि मैं नहीं समझता कि कंट्रोवर्शियल है। हालांकि मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्तों को शायद ये बात अच्छी ना लगे जब मैं यह करूंगा, वो ये है कि सिंध में कराची एक ऐसा ऑर्फन है, एक ऐसा यतीम है जो पाकिस्तान का तो माशी हब है, छोटा मिनी पाकिस्तान है। मैं आपको अपने तजर्बे से ये कह रहा हूँ, मिनी पाकिस्तान इसलिए है कि देखें, पाकिस्तान में जो एक बहुत बड़ी आबादी पख्तून है, हमारा पख्तूनों का दारुल खिलाफा जो है वो पेशावर है, लेकिन पेशावर से ज्यादा पख्तून कराची में। इसी तरह बलोच वहाँ आबाद हैं, सिंधी खुद वहाँ आबाद हैं, उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबीज हैं। सो दिस इज अ मिनी ब्यूटीफुल पाकिस्तान। अब उसका अलमिया ये है कि कराची से कभी पीपल्स पार्टी को वोट नहीं पड़ा और सिंध से हमेशा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, तो
पीपल्स पार्टी की वो तवज्जो कराची पे नहीं रहती, हैदराबाद पे, क्योंकि उधर से उनको वोट नहीं पड़ता। ये एक अलमिया है। अब ये देखिए, पानी का, कचरे का मसला लोकल गवर्नमेंट का या सूबाई हुकूमत का है। ठीक है, अब लोकल सूबाई हुकूमत ने ये करना है, हमसे जो ताउन होगा हम करेंगे, ठीक है, आपसे लेकिन जो ताउन होगा मैन ऑन ग्राउंड और पीपल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो उन्होंने करना है। हमारा तो काम नहीं है वहां सफाई करना या पानी पहुंचाना, हालांकि हम कर भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं फेडरल से, लेकिन बेसिकली दिस इज द ड्यूटी ऑफ द सूबाई गवर्नमेंट, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद अब उनके पास है और गवर्नमेंट उनके साथ ताउन कर सकती है, लेकिन स्टिल जिम्मेदारी एट द एंड उनकी बनती है। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अली प्रेस में ज्वाइन किया। मुख्तलिफ जो मौजूद थे उसके हवाले से उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार भी किया। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी खवातीन की अगर हम बात करते हैं, रोज़गार के लिए मुख्तलिफ शोबों में ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के इस दौर में इंटरनेट भी आमदनी का बेहतरीन जरिया साबित हो रहा है। खवातीन अब घर बैठे टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होकर हज़ारों रुपए कमा रही हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत कम अरसे में यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाकर टेक्नोलॉजी को अपनी आमदनी का जरिया बनाया। बिल्कुल आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रही है और इन्हें देखिए मुझे पता नहीं क्यों खुशी हो रही है, इतनी इंस्पिरेशनल है ये। इनका अपना घर नहीं था, आपको ये बताएं, और इन्होंने अपना YouTube चैनल बनाया, उसके जरिए इन्होंने अर्निंग शुरू की और उस पैसे से इन्होंने अपना घर बना लिया माशाल्लाह। और ये घर हम आपको दिखा भी रहे हैं। और इस वक्त राबिया नाज की हम बात करें, राबिया नाज इस वक्त उसी घर में मौजूद है और हमारे साथ बराह रास्त हैं। हम आपका तारुफ उनसे कराते हैं, अगर आप इनको नहीं जानते पूछते हैं कि इनका ये सफर। राबिया, क्या बात है आपकी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये ख्याल कैसे आया, आइडिया कहाँ से आ गया जहन में कि यूट्यूब से मैं पैसे कमा लूँ। आप तो इतनी छोटी सी हैं और माशाल्लाह इतना बड़ा काम कर दिया आपने। तो इस चीज के लिए बेटों की दुआएं करते हैं कि अल्लाह बेटा दे, आपने तो कमाल कर दिया राबिया। जी, इंटरनेट से ही मुझे, यूट्यूब से ही पता चला कि ऑनलाइन अर्निंग भी होती है, क्योंकि बचपन से मैं सोचती थी कि लोग यूट्यूब पे वीडियोस बना के क्यों रखते हैं। तो मैंने एक बार वीडियो देखी यूट्यूब पे कि हाउ टू अर्न ऑन यूट्यूब, तो इसीलिए मुझे वहीं से पता चला कि यूट्यूब वाले पे भी कर रहे हैं। तो फिर मुझे ये ख्याल है कि मैं भी चैनल बनाऊं और अपने लिए पैसे कमाऊं। सही। अच्छा राबिया, ये बताइए, जो आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हैं उसका कंटेंट, उसका आइडिया कहाँ से आया कि आपने इस तरह का कंटेंट डालना है ताकि आपके व्यूज आए, फिर आप उससे अर्न भी करें? कंटेंट मैंने खुद से देखे हैं, मैंने सर्च किया कि कौन सी चीजें बहुत ज्यादा तो ट्रेंड में बहुत चल रही हैं। तो फैशन तो एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में होता है। हर किसी गर्ल को, बॉयज को फैशन की तो जरूरत होती है, तो इसीलिए मैंने फैशन को चूज किया। सही। अच्छा, आप जब शुरू में YouTube चैनल्स, क्योंकि बहुत सारे लोग, अब तो ट्रेंड बहुत ज्यादा है, बहुत से लोग कर रहे हैं, तो शुरू में बड़ी इसके लिए आपको ना बड़ा क्या कहना चाहिए, पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि शुरू में व्यूज नहीं आते, सब्सक्राइबर्स नहीं आते, तो शुरू में ऑब्वियसली अर्निंग भी नहीं होती। तो ये सिलसिला कब तक चला, कब तक आपने स्ट्रगल किया और उसके बाद आपको लगा कि अब मैं अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया मैंने? जी, 6 महीनों तक तो मेरे व्यूज कम आ रहे थे और चैनल भी मेरा मोनेटाइज 1 साल बाद ही हुआ है। लेकिन 6 महीनों के बाद से जब मेरे व्यूज आना बढ़ गए तो मुझे थोड़ा मैं मोटिवेट हो गई कि हाँ अभी व्यूज आ रहे हैं तो मुझे इनकम भी इंशाल्लाह मिल जाएगी। अच्छा राबिया, मुझे ये बताएं कि आप फैशन से मुतालिक, जैसे आपने कहा वीडियोस बनाती हैं, तो आपको खुद भी इस तरह का इंटरेस्ट था, लेकिन या आपने सिर्फ सर्च किया और आपको लगा कि ये वो चीज़ें जो कभी पुरानी नहीं होती या लोगों का इसमें इंटरेस्ट हमेशा रहता है, और फिर जब आपने वीडियोस बनाई उससे आपको मनी आई, कैसी फीलिंग आई? नहीं, फैशन का शौक देखा नेचुरल तौर पे हर गर्ल्स को होता है ये बहुत ज्यादा। तो मुझे फैशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और इनकम जब आई तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्राउड फील हो रहा था कि देखिए पहले जब इंसान नहीं कमाता तो दूसरों पे डिपेंडेंट होता है, जाहिर सी बात है। मैं अभी अब्बू पे डिपेंडेंट थी, लेकिन अभी इनकम आ गई तो मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि मैं जो कुछ चाहूँ खुद के पैसों से खरीद सकती हूँ। वाह। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि आप महीने के कितने पैसे कमा लेती हैं तो क्या बताएंगी आप हमें? जी बताइए। मुझे 40 से 50 हज़ार तक। अच्छा, 40 से 50 हज़ार महीने के YouTube से आप कमा लेती हैं, बहुत जबरदस्त। और फिर उस 40-50 हज़ार को कितने अरसे तक जोड़ा, सेव किया कि घर बना ले? हाँ नहीं, लेकिन 1 साल में मेरी इनकम आई तो उसके 1 साल के बाद मेरे 3-4-5 लाख हो गए थे, तो मैंने घर बनाना शुरू किया। हमारा बहुत अच्छा घर बना हुआ है, नीचे था लेकिन उसमें कमरे कम थे, इसीलिए मैंने अपना उसके ऊपर घर बनवाया अपना। अच्छा, जब आपने घर बनवाया तो अब्बा, चूंकि आपने बताया कि अपने अब्बू पे डिपेंडेंट थी आप, उनको कैसी फीलिंग आई, कितने खुश हुए कि मेरी बेटी ने मेरी इतनी हेल्प की है, जहाँ वो सारी चीजें मामला फादर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राबिया ने इतनी छोटी सी एज में अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उनकी क्या फीलिंग्स थी?
राबिया सारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं वैसे इंटरनेट को ना, बर्दाश्त नहीं हुए इतने हकायक जो हैं। वैसे लेकिन मैं आपको बताऊं आ गई राबिया। अच्छा राबिया, आपको हमारी आवाज आ रही है? नहीं यार, दोबारा लिंक करें जी, हम दोबारा बात करेंगे दोबारा राबिया बात से। करें। और इनके वालिद के हवाले से हम पूछ रहे थे। इनकी स्टोरी में आपको बताऊं, इनको वैसे बीबीसी ने भी कवर किया और बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया ने भी इनको फीचर किया। उसकी वजह ये कि कामयाबी बहुत बड़ी है और वो वालिदैन जो कि अपनी बच्चियों के हवाले से इस चीज़ पे कंसर्न है हमारे सोशल इश्यूज़ को देखते हुए कि घर से बाहर ना जाएं या मामलात मुश्किल है उनके लिए बाहर जाना, या बच्चियां बाज़ वक़्त इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती, तो उनके लिए एक बड़ा अच्छा मीडियम है। और राबिया का जो चैनल है ये उनके लिए बड़ी इंस्पिरेशन है। ये महज चंद पिक्चर्स लेती हैं मुख्तलिफ ड्रेसेस की, उस पर मोबाइल पे कॉमेंट्री करके एंड देन शी पोस्ट। अच्छा राबिया हमारे साथ आगे। राबिया, मैं आपसे पूछ रही थी कि आपके अब्बा की कैसी फीलिंग्स थी कि इतनी छोटी सी उम्र में राबिया ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके घर भी बनवा लिया, ऊपर वाला पोर्शन भी बनवा लिया, तो ये तो उनके लिए बड़ी कह ले इंटरेस्टिंग और बहुत खुशी की बात होगी। जी हाँ, अब्बू तो बहुत ज्यादा खुश हैं और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और जैसे अब्बू ने कहा था कि राबिया नाज तुम्हारा नाम है, तो वाकई मुझ पे तुम पे बहुत ज्यादा नाज है। तो मुझे बहुत खुशी होती है सुन के कि मैंने अपने अब्बू को अम्मी को बहुत ज्यादा खुश किया है। राबिया, आपके और भी बहन भाई हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। अच्छा, तो उनका वो अब कहते हैं राबिया हमें भी पॉकेट मनी दो, जैसे आप अपने अब्बा से पॉकेट मनी लेती होंगी, अब तो राबिया कमाती है। नहीं, वैसे बहुत बड़े, मतलब मुझसे 2 भाई छोटे हैं, वो भी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास इतना छोटा तो कोई नहीं पॉकेट मनी मांगे मुझसे। हाँ हाँ, अच्छा, ठीक हो गया। ये बहुत ही जबरदस्त है। मैं ये चाहता हूं कि जो इस वक्त लोग आपको देख रहे हैं, खासतौर पे घर में मौजूद जो बच्चियां हैं, जो आपकी एज फेलोज हैं, उनको अगर आप तजवीज़ दें कि वो कैसे ऑनलाइन अपनी अर्निंग कर सकती हैं, कोई आइडिया थोड़ा सा गाइड कर दें उनको अपनी जर्नी के हवाले से, तो ज़रा उनके लिए बेहतर हो जाएगा। देखिए, जो लड़कियां स्पेशली घर में बैठ के कमाना चाहती हैं तो वो YouTube से कमा सकती हैं। देखिए, हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट तो जरूर होता है, तो वो अपने टैलेंट शो करें सोशल मीडिया पे, और सिर्फ YouTube पे नहीं, बहुत सारी साइटें तो पे कर रही हैं। तो किसी ना किसी साइट पे वो अपना अकाउंट बना के घर पे बैठ के कमा सकती हैं, तो जरूर कमाएं। ठीक है। जबरदस्त। और- अच्छा, हाँ, हाँ, पूछ बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल, पूछ। मैं तो पूछ रहा था कि अब नेक्स्ट क्या गाड़ी लेनी है आपने, घर तो बन गया आपका। हाँ जी, गाड़ी का तो बहुत शौक है। इंशाल्लाह घर बन जाएगा तो गाड़ी लूंगी। इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी गाड़ियां दे। मुझे ये बताएं कि आपको वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है राबिया? वीडियो देखे मेरी एडिटिंग इतनी खास होती नहीं है, क्योंकि बड़े-बड़े वीडियोस होते हैं। मेरे पास 2 मिनट की वीडियो होती है और मुझे 1-2 घंटे लग जाते हैं बस वीडियो अपलोड करने में। अपलोड करने तक 2 घंटे लगते हैं। जबरदस्त राबिया। यूजुअली हम ये भी देखते हैं कि जो YouTube वीडियोस होती हैं, इस पे बड़े हेट कमेंट्स भी आ जाते हैं। मतलब जो लोग खुद कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ तनकीद करते हैं, वो नफरत करते हैं और ऐसे नफरत भरे कमेंट्स भी करते हैं। ऐसा भी सामना होता है YouTube के कमेंट्स के ऊपर, जब लोग आपकी वीडियोस पे कुछ ऐसे कमेंट्स भी आते हैं? जी, अभी देखिए 100% तो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन किसी को भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, लेकिन 80% लोग बहुत सपोर्ट करते हैं और 20% लोग हैं जो कहते हैं कि अपना खुद करके दिखाओ, इंटरनेट से क्यों लेती हो। लेकिन अभी मेरा घर बन जाएगा तो मैं कटिंग और स्टिचिंग खुद से जो कटिंग और स्टिचिंग करूंगी वो अपलोड करूंगी वीडियोस। जबरदस्त। अच्छा राबिया, YouTube पे वीडियोस तो आप बना कर डालती हैं और इससे आप व्यूज भी ले रही हैं, इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज हैं, क्या पसंद है करना? मुझे अभी ग्रेजुएशन में कर रही हूँ इंशाल्लाह, यूनिवर्सिटी में, खैरपुर की यूनिवर्सिटी से। और मेरे बस मैं ज्यादा कुछ नहीं कि मैं कटिंग और स्टिचिंग का चैनल बना लूँ और कटिंग और स्टिचिंग करूँ और अपना खुद का कंटेंट हो। ठीक है राबिया, थैंक यू सो मच। इन दी एंड अगर आप कुछ भी कहना चाहें जो लोग आपको देख रहे हैं? नहीं, बस थैंक यू सो मच राबिया। नूर हमारे राबिया नाज हमारे साथ मौजूद थी, यूट्यूबर और है। राबिया की क्वालिटी ये है कि कैमरे पे नहीं आते हैं यूट्यूब के ऊपर। अच्छा। इनके ये ऑन कैमरा नहीं आती हैं, सिर्फ राबिया, इनकी जो अब आज कंटेंट होता हमारे है वो एक्सप्रेसो पे हमारे कैमरे पे आई, बहुत शुक्रिया। वो विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। अब आपका नेक्स्ट टारगेट आपकी गाड़ी है और जब आप गाड़ी लेंगे तो हम फिर आपको दोबारा अपने शो पे बुलाएंगे और आप सबकी गाड़ी की डिटेल्स भी मांगेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अल्लाह आपको और आप जैसे सभी बच्चों को जो कि घर में बैठ के मेहनत करके हलाल कमाना चाहते हैं और नए आइडियाज के साथ आ रहे हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह उन सबको ये स्किल्स दे और बरकत हो। Thank you। राबिया राज हमारे साथ मौजूद थी वैसे ना मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों को आपको भी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इनकी वीडियो ज़रूर देखा करें, आपके 1-2 व्यूज से उनकी इनकम में अगर इजाफा हो जाता है तो ये आपका भी एक कह लें एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हो जाएगा और इस तरह के लोगों को आपको सपोर्ट करना चाहिए। इसी नोट पर हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस।
वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में समंदरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी हवाले से हमने बात भी करनी है। समंदरों के आलमी दिन का इस दफ़ा का जो मौजू है वो है जनाब लाइफ एंड लाइवलीहुड्स, और इसी के तहत इसको प्लान किया गया है। दुनिया भर के अंदर तकारीब भी हो रही हैं और अवेयरनेस के हवाले से कोशिश की जा रही है। इसका मकसद इंसानी ज़िंदगी में पानी की अहमियत, आबी जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ और समंदरी आलूदगी को कम करना है। माहिरीन का कहना है कि समंदर हमारी ज़मीन का दिल और फेफड़े हैं, क्योंकि ये ज़मीन पर इस्तेमाल होने वाले 40% ताज़ा पानी पैदा करने के साथ साथ 75% ऑक्सीजन भी पैदा करते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं। अगर पाकिस्तान का साहिल समंदर उसकी बात कीजिए तो 1050 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 700 किलोमीटर का रकबा बलोचिस्तान के साथ, जबकि 350 किलोमीटर की हदूद सिंध के साथ जुड़ी हुई है। पाकिस्तान हर साल समंदर से पकड़ी जाने वाली करोड़ों रुपए की आबी हाथ बैरून मुल्क फरोख्त करता है, जबकि लाखों अफराद माहीगीरी के पेशे से भी मुंसलिक हैं। बिल्कुल, और इसमें बहुत बड़ा एरिया अरमला जो अनटैप्ड है पाकिस्तान में, जिसको अभी तक देखा ही नहीं गया, जिसको और सयाहत के हवाले से हम अगर देखें पूरी दुनिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती है, जो कि पाकिस्तान नहीं कर रहा। कुछ रोज कबल इंटरपोल की वार्निंग के बावजूद इंतहाई खतरनाक मवाद से भरा एक बहरी जहाज गडानी पहुंचा। इसको काटा जाने लगा। मीडिया पर खबरें चलने के बाद बलोचिस्तान हुकूमत हरकत में आई और जहाज को कटिंग से रोक दिया गया और तहकीकात शुरू कर दी गई। मगर खुदा न खास्ता हम अगर इस जहाज की बात करें, इसको काटा जाता तो इसमें मौजूद जो केमिकल्स थे, इससे आबी हयात के साथ साथ इंसानी जानों को भी यकीनी तौर पर खतरा लायक हो सकता था। और इससे पहले 2016 में भी बहरहाल एक वाक़या हो चुका है। हमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। मौजूदा हुकूमत, विफाकी हुकूमत ज़रूर मैंग्रोव्स के हवाले से और समुद्री हयात और इस हवाले से ज़रूर कंसर्न है। हम सबको बहसियत शहरी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने साहिलों को साफ रखें। बिल्कुल, इसी हवाले से हमारा आज का सेगमेंट भी है मेरा पाकिस्तान, जो कि समंदरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हिना न्याजी ने कराची के साहिल समंदर से आपको बताएंगे कि वहाँ किस तरह का माहौल है, क्या खाने को मिलता है। लेकिन इस सेगमेंट को चलाने से पहले आपने साहिल समंदर पर जब भी जाना है, स्पेशली हमारे पास तो नहीं है, कराची वाले गंद और कूड़ा नहीं फैलाना है। तो आप आज का देखें मेरा पाकिस्तान। नाज़रीन, मैं हूं हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मेरा पाकिस्तान के सेगमेंट में मैं साहिल समंदर पर मौजूद हूं। बहुत खूबसूरत और प्लेजेंट वेदर है, बड़ी जबरदस्त हवा चल रही है और मेरे बाल जो है वो बड़े मजे से उड़े हैं। वो एक अलग बात है कि मैंने हाई पोनी बनाई हुई है, तो उस तरह से वो ड्रामेटिक और फिल्मी सीन में एंजॉय नहीं कर पा रही, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है। और वो तमाम लोग जो कराची आते हैं और अगर साहिल समंदर पे आना मिस कर देते हैं तो भाई उनका ट्रिप तो इनकम्प्लीट है। मैं अपने ट्रिप को बनाने लगी हूँ कंप्लीट, क्योंकि बहुत फन होने वाला है, बहुत मस्ती होने वाली है। मेरे साथ रहिए मेरा पाकिस्तान में। नाज़रीन, यहाँ साहिल समंदर पर हमें एक बहुत क्यूट से बाबा जी नजर आए हैं और मैंने सोचा क्यों ना इनसे थोड़ी बात की जाए, लेकिन ये बहुत शाय हैं और मुझसे बात नहीं कर रहे। ये मुझे बता रहे हैं कि मेरे दूसरे दोस्त आएंगे, आपको इंटरव्यू देंगे और बहुत मजे मजे की चीजें थी इनके पास, कुछ चॉकलेट्स थी। जब मैंने पूछा कि किसके लिए है तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे सुबह 8 बजे आ जाते हैं और बच्चों के लिए सारा सामान है, बच्चों के लिए सारा सामान। चले तो एक हाई फाई हो जाए, ऐसे करें, हाई फाई नहीं, मुझे हाई फाई, ताली बजाए, हाई फाई। बहुत अच्छी तो लगता है मुझे थप्पड़ मार रहे। भाई कराची आए और बिरयानी ना खाई तो क्या खाया, कुछ नहीं खाया। और अगर मेरे जैसा फूडी हो तो कहीं भी खाने की जगह ढूंढ ही लेता है। आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि साहिल समंदर पे खाने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। गोलगप्पे थे, दही बड़े थे, बिरयानी थी, लेकिन चूंकि मुझे बिरयानी खाने का दिल कर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना बिरयानी खाई जाए। और ये मैं आपको खा के बताती हूँ कि कैसी है। साहिल समंदर पर आए और नारियल ना खाएं, ये भी नहीं हो सकता। तो जो जो ऑप्शंस अवेलेबल थे नाज़रीन, मैंने सब कुछ खाया है। और यहाँ पे बहुत मजे की मुझे मलाई नजर आ रही है, जो कि अब मैं डिजर्ट के तौर पे खाना चाहूंगी। नाज़रीन, बगी राइड भी हमने एंजॉय की, मैंने स्पोर्ट्स बगी चलाई भी सही। गाड़ी तो मैं चलाती रहती हूँ, लेकिन अब बारी है हॉर्स राइडिंग की। डर बहुत लग रहा है, लेकिन इस घोड़े का नाम बबलू है और भाई बहुत बातें मानता है, बातें सुनता है। बबलू, टेक अ यू टर्न।
नाज़रीन, ये था मेरा पाकिस्तान का एक और बहुत जबरदस्त सा सेगमेंट जो कि हमने साहिल समंदर से रिकॉर्ड किया, और वो तमाम लोग जो कराची आने के लिए प्लान कर रहे हैं। और मेरा ये सेगमेंट देखने के बाद बहुत से लोगों का दिल कर रहा होगा कि साहिल समंदर पर आए, तो जरूर आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत मजेदार किस्म के ऑप्शंस हैं। अगर खाने की बात की जाए तो खाने के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर बात की जाए स्पोर्ट्स बगी, कैमल राइड, हॉर्स राइड की, तो वो भी बड़ी जबरदस्ती राइड थी। बड़ा वंडरफुल सा एक्सपीरियंस था, मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से आप सीखते हैं। और एक और मेरी जिंदगी में वंडरफुल एक्सपीरियंस जो है वो ऐड हो चुका है। अरमला और इमरान, आप लोग स्टूडियो में बैठ के बोर नहीं हो जाते? अगर आप लोग बोर हो रहे हैं ना, तो आप लोग भी वेकेशंस के लिए कराची आ जाए। थैंक यू। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करते हैं कनाडा में पेश आने वाले मजहबी मुनाफरत के एक और वाक़े की। बिल्कुल, जिसमें सफ़ेद फार्म कैनेडियन ट्रक सवार ने मुसलमान खानदान को कुचल दिया। 20 साला कैनेडियन हमलावर मुकामी दहशतगर्द निकला। 4 मुसलमान अफराद जाँ बाग हुए, जिनमें मरने वालों में 2 खवातीन और 1 बच्ची शामिल है और 1 मर्द भी शामिल है। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और कहा यह जा रहा है कि मजहबी मुनाफरत के बिना पर यह संगीन जो है इसको किया गया। और कैनेडियन वज़ीर आज़म ने भी ओंटारियो में मुसलमान खानदान की हिलाकत को अफसोस का इजहार उस पर किया और कहा कि मुल्क भर की मुस्लिम कम्युनिटी के साथ है, हम खड़े हैं और कनाडा में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं है। इसके साथ साथ जस्टिन ट्रूडो ने भी कहा कि लंदन समेत मुल्क भर में मुस्लिम कम्युनिटी है उसके साथ खड़े और हमें इस नफरत को, इस्लामोफोबिया को खत्म करना होगा। इस मौके पर हमें वजीर खारिजा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब बंद कर रहे हैं, उनसे ज़रा इसी हवाले से बात करते हैं और दीगर कुछ मामला पे भी उनकी राय लेते हैं। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इस्लामोफोबिया को लेकर हमारी हुकूमत ने भी, वज़ीर आज़म ने भी और आपने भी बैनुल अक़वामी सतह पर एक बड़ा मौसर किरदार अदा करने की कोशिश की है, एक मौसर कैंपेन की कोशिश की है, लेकिन अभी तक ओबियसली हमें खातिर खा कामयाबी नहीं हो रही है और दुनिया में ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। ये जो वाक़या पेश आया है, इसके तनाजुर में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस्लामोफोबिया का ट्रेंड बढ़ रहा है। आपने न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च का वाक़या देखा, आपने इंग्लैंड में जो आम शहरियों को जो छुरियों के वार हो रहे हैं आपने देखा, आपने यूरोप में ऐसे वाक़यात के बारे में सुना। अब ये इंडिविजुअल एक्ट तो हो सकता है, लेकिन ये एक उभरता हुआ ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान इसकी निशानदेही कर रहा है। पिछले हम 1-1.5 साल से इसकी निशानदेही कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के कहने पर यह करारदाद मैं नया में लेकर गया था और OIC के वज़ीर खारजा के इजलास में मैंने पेश की थी कि ये इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरी करारदाद को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया। हमने जिम्मेदारी सौंपी अपने जो हमारे PRs हैं न्यूयॉर्क में कि इसके लिए एक इंटरनेशनल कंसेंसस बिल्ड करे। वो कोशिशें जारी हैं। अब इस वाक़े के बाद उन कोशिशों को मजीद तेज करना हमारी नहीं, इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। 65 मिलियन मुसलमान बसता है यूरोप में, मिलियन जो है वो रहते हैं अमेरिका में, कनाडा में। अगर ये ट्रेंड बढ़ता चला गया, जो बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसी ट्रैजिक खबरें आप आए दिन सुना करेंगे। सोसाइटियां बढ़ जाएंगी, तकसीम होंगी, बेगुनाह लोग जो हैं वो इस नफरत आमेज कार्रवाई का निशाना बनेंगे। ये एक माइंड सेट है। इस माइंड सेट के खिलाफ हमें बंद बांधना होगा। अगर आज ना बांधा, सिविल सोसाइटी ने ना बांधा, पूरे माशरे ने ना बांधा, तो ये आग की तरह पूरे माशरे को अपनी लपेट में ले लेगा। शाह साहब, हमने कुछ अर्सा पहले फैसला किया था वज़ीर आज़म इमरान खान ने कि कोई ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म लेके आया जाए जो कि मुसलमानों के इस मौक़िफ़ को, मुख्तलिफ ममालिक के मौक़िफ़ को वाज़े करे। इस पर कोई खातिर खा काम नहीं हो सका, वक्त काफ़ी गुजर गया। क्या हम कोई काम करें? जी देखिए, पहली बात यह है कि इसमें बहुत बड़ा रोल है, इंटरनेशनल मीडिया का रोल है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया भी अपना रोल अदा करे तो उनको करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया को तो आज अपना रोल अदा करना चाहिए कि 5 बेगुनाह पाकिस्तानी कैनेडियंस को कुचल दिया गया, 4 शहादतें हो गई और बच्चा जो है वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों को कुचला गया है। सिर्फ गुनाह कसूर क्या है कि वो कलमा गो हैं, वो मुसलमान हैं,
उनका ये गुनाह है। उन्होंने कोई गैर कानूनी हरकत नहीं की, उन्होंने कोई हेट स्पीच का कोई वाकया उनसे मंसूब, कोई लफ्ज, कोई जुमला उनसे मंसूब नहीं किया जा सकता। एक प्रोफेशनल फैमिली रोजी कमाने के लिए बाहर बैठी है। ये आज जिम्मेदारी है पाकिस्तान के मीडिया की कि अगर वो चाहते हैं कि इस्लामोफोबिया के सामने बंद बांधा जाए तो वो जो फजूल चीजों पर वक्त जाया करते हैं, ये एक ह्यूमन कॉज है, ये एक नेशनल कॉज है, ये एक इंटरनेशनल कॉज है। मैं देखता हूं कि पाकिस्तानी मीडिया इस पे क्या करता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना किरदार शाह साहब अदा करें। दैट्स वाई आप जैसी मोस्ट प्रोमिनेंट शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, जो कि बड़े जिम्मेदार ओहदे के ऊपर भी हैं। मैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर भी आपसे पूछना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ओबियसली वो कैनेडियन शहरी थे, पाकिस्तानी थे, लेकिन आपका दर्द भी हम समझ सकते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्या सिफारती तौर पर कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ इस मामले को उठाया जाएगा? इसको हम कैसे देख रहे हैं? मेरी अभी फॉरेन सेक्रेटरी से बात हुई है आपकी कॉल से चंद मिनट पहले जी। और मैंने उसे दरखास्त की है कि मैं कनाडा की जो हाई कमिश्नर है यहाँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैंने उनको मदऊ किया है दफ्तर खारजा में, मैं आज मिलना चाहता हूँ। मैं पाकिस्तानी कौम के और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के जज्बात उनके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे ये देखकर इत्मीनान हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो का जो ट्वीट आया है, उन्होंने बिल्कुल इस्लामोफोबिया को उन्होंने मुस्तरद किया है और उन्होंने बड़ी दुरुस्त बात की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इस गम में, इस ट्रेजेडी में उस फैमिली के यहाँ जाएंगे और उनका हौसला बांधेंगे। इस वक्त एक खौफ का आलम है, इस वक्त वो एक शॉक में है, खौफ में है। और जैसे वजीर आजम, न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने अपना किरदार अदा किया था एक जख्म को हील करने में, उस ट्रेजेडी को उन्होंने जिस तरह हैंडल किया था, मुझे यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो में उतनी ही सलाहियत है और वो भी बड़ी खंदा पेशानी से इस अमल को रोकने में और इस ट्रेंड को रोकने में अपना किरदार अदा करेंगे और ये पाकिस्तानी कौम का दर्द समझेंगे। सही, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे और कनाडा में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया उन्हें अपने ख़यालात का इज़हार भी कर रहे थे। और यही वो वाक़या है जिस पे तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि वो अपने प्लेटफॉर्म से खुलकर इस हवाले से बात भी कर रहे हैं और अपनी उन्होंने जो करारदाद पेश भी की उसको एक्सेप्ट भी किया गया। और उसके साथ साथ इस्लामोफोबिया जैसी एक जो चीज़ है इसको पूरी दुनिया से ख़त्म करने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि जो कैनेडियन वज़ीर आज़म है वो भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करें, वो इस हवाले से होपफुल एक मिसाल बनाना चाहिए। और हमें याद है कि जब न्यूजीलैंड में ये वाक़या क्राइस्ट चर्च में हुआ था तो न्यूजीलैंड जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने उस दहशतगर्द का नाम भी नहीं लिया था और ऑन मीडिया उन्होंने कहा था कि हम ओन ही नहीं करते ऐसे शख्स को, हम ये चाहते नहीं कि हम इसका नाम भी लें, और फिर उसको सज़ा भी दे दी गई। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या है, पाकिस्तानी ख़ानदान के 4 अफराद बेदर्दी से उनको कत्ल किया गया है। इसके हवाले से हम उम्मीद ही की जा सकती है, उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ होगा। आगे बढ़ते हुए हम अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। जूजू 9/11 करीब आ रहा है, जब 20 साल भी हो जाएंगे अमरीकी हमले को। हालात अफगानिस्तान के बिगड़ते नजर आते हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इस वक्त बरतानवी मीडिया ये कह रहा है कि अफगानिस्तान के 34 में से 26 सूबों में इस वक्त जंग जारी है और अफगानिस्तान फोर्सेस के खिलाफ इस वक्त हमले जो हैं उनमें इजाफा हो गया है और गुज़िश्ता 2 दिन में तालिबान के हमलों में 150 अफगान फौजी मारे भी गए हैं। बिल्कुल, और बज़ाहिर लग रहा है कि अमरीकी फौजों के इनखला से अफगानिस्तान जो अफगान तालिबान हैं वो मजबूत होते चले जा रहे हैं। और अब तालिबान ने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के 9 अहम अजला का हुकूमती फोर्सेस से कंट्रोल हासिल करके अपनी अमलदारी कायम करने का भी दावा किया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की, वो भी कुछ ज़्यादा अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अफगान हुकाम की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ आए रोज़ इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला भी जारी है, जिसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सफारती ताल्लुकात हैं वो भी बहरान की जद में नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान की जानिब से भी अफगान सिक्योरिटी मुशीर के साथ सरकारी रवाबित खत्म करने का फैसला भी सामने आया। बिल्कुल, और इसके साथ साथ FATF एक बड़ा अहम मामला है। जुलाई के अंदर इसका इजलास होना है। पाकिस्तान पिछले तकरीबन 3 साल से इनफेक्ट कहना चाहिए मुसलसल एफर्ट कर रहा है कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकले। एक दफ़ा तो ज़्यादा खदशा ये भी मौजूद था कि कहीं पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट ना हो जाए, जो कि इंडियन लॉबी इसके पीछे काम कर रही थी। लेकिन हमारे सभी इदारों ने बेहतरीन काम करते हुए जो एक 27 नुकाती एक्शन प्लान था उस पर अमल दरामद किया। और हमाद अजहर साहब ने ये कहा था कि शायद दुनिया भर में ऐसी मिसाल ना मिले जैसे हमने FATF के ऊपर
अमल दरामद किया मुख्तलिफ नुकात पे, और पाकिस्तान इज़ होपफुल कि इस लिस्ट से निकल जाएगा, ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। यूसुफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजियाकार हैं, खारजा अमूर के हवाले से मामलात पे गहरी निगाह रखते हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो ख़ास तौर पर सबसे पहले अफगानिस्तान के हवाले से कि वो कैसे देखें। ख्वाजा बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कामरान यूसुफ, सबसे पहले तो अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर अपना तज्जिया हमारे सामने रखिएगा। जो सूरत हाल 9/11 की जानिब जा रही है, हालात बड़े मखदूश हो रहे हैं, और सिर्फ अमेरिका के लिए या बैनुल अक़वामी या अफगानी फोर्सेस के लिए नहीं हो रहे, पाकिस्तान के लिए भी हो रहे हैं, चूँकि पाकिस्तान के अमन के लिए अफगानिस्तान में अमन होना बहुत ज़रूरी है। कैसे देखें आप इस सिचुएशन को? देखें, ये बहुत एक अहम मरहले में है अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसमें बाकी खित्ते के जो ममालिक हैं या अमेरिका का क्या मफाद है उसको अपनी जगह पे। मेरा अपना ख्याल है कि शायद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं हो रही। अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ होगा, जो सिचुएशन इवॉल्व होगी, उसका पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और शायद इस वजह से इस इशू के ऊपर अगर आप अपोजिशन की जमातों को भी देखें तो वो अब ये मुतालबा कर रही हैं कि इसके ऊपर या तो इन कैमरा सेशन करवा लिया जाए या फिर ओपन डिबेट करवा ली जाए कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए। और इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि अब लग यूं रहा है बज़ाहिर एटलीस्ट जो ऑन द फेस ऑफ इट के हालात ठीक नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो आप 9/11 11 सितंबर की डेट की बात कर रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं अमेरिका उससे पहले निकलना चाह रहा है। शायद बाय मिड ऑफ जुलाई वो वहां से अपनी तमाम अफवाज बुला लेगा और नेटो की अफवाज भी वहां से निकल जाएंगी, और उनके साथ 16,000 प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनमें एक बहुत बड़ी तादाद अमरीकियों की है, तो वो भी उनके साथ निकल जाएंगे। तो अभी तक कोई अमन की या पीस प्रोसेस या पॉलिटिकल सेटलमेंट तो हुआ नहीं। और अगर आप जुलाई का देखें तो 1 महीना अभी इसमें बाकी है, तो क्या 1 महीने के अंदर कोई डील हो पाएगी? लगता नहीं है। तो इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल सेटलमेंट तो लग ये रहा है कि सिक्योरिटी वैक्यूम वहां पे क्रिएट होने जा रहा है। पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि इसको प्रिवेंट किया जाए, लेकिन एट द मोमेंट मुझे लगता है कि हालात काफी खराब हैं और उसकी बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशन पाकिस्तान के लिए जरूरत है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम बात करें इल्ज़ाम तराशी के हवाले से, तो अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के मुशीर भी मुसलसल पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करें, और जिससे हमें बज़ाहिर तो लग रहा है कि जो पाकिस्तान और पाक अफगान ताल्लुकात हैं वो भी बहरान की जद में है। और हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान का हमेशा से अफगानिस्तान में अमन है उसका स्टांस रहा है। अफगान हुकाम की जानिब से आप इल्ज़ामात की वजह क्या देखते हैं? देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि अफगानिस्तान के अंदर आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप हैं, मुख्तलिफ किस्म की लॉबीज हैं, वो डिफरेंट इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अहमदुल्लाह मुहिब, ये भी एक लॉबी को रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तानी हुकाम का ख्याल है कि शायद ये इंडियन लॉबी को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वो स्पॉयलर्स हैं जो अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं देखना चाहते। तो एक तो ये बहुत बड़ी वजह है कि आपको वहां पे इत्तेफाक राय नजर नहीं आता, इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर अक्सर इल्जामात लगते हैं। लेकिन पाकिस्तान, अगर अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस की बात करें, ये उस वक्त मुमकिन नहीं है जब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एतमाद की फिजा है वो बहाल नहीं होगी। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कोशिश की। अगर आप गुज़श्ता 6 माह में देखें तो हाई लेवल विजिट्स हुए। नवंबर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना पहला दौरा किया काबुल का, फिर मई में हमने देखा आर्मी चीफ DGISI गए, उनकी तरफ से डॉक्टर अब्दुल्ला यहाँ पर आए। उसका मकसद ये था कि अगर दोनों ममालिक के दरमियान जो भी मसाइल हैं आराम से कमरे के अंदर बैठकर उस पर बात कर ली जाए, और इसमें पेशरफ्त भी हुई थी। लेकिन ये अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से जो बयान आया, वो जो तमाम एक होमवर्क किया गया था, पाकिस्तानी हुकाम का ख्याल है कि वो अंडरमाइन हुआ है, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर काफी गम और गुस्सा पाया जाता है। अगर आप शाह महमूद कुरैशी साहब को भी देखें, 2 दिन पहले उन्होंने मुल्तान में मीटिंग में भी ये कहा, बड़ा क्लियर कट उन्होंने कहा कि आपसे हम हाथ भी नहीं मिलाएंगे, हाथ भी नहीं मिलाएंगे, उसके साथ इंगेज भी नहीं करेंगे। तो अभी एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। ताल्लुकात की बात करें तो इससे और भी मामला जो है पेचीदा हो रहे हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल। कामरान, आखिरी सवाल एक तो ये कि हम इससे पहले जिस तरह तालिबान से नेगोशिएट करते थे, कुछ बड़ी आम शख्सियात थी जिसमें बड़ा आम रोल अदा करती थी, उसमें अब या तो कुछ शख्सियात दुनिया में नहीं है या फिर उस तरीके से मैदान अमल में नहीं है। एक तो ये कि इसका क्या असर पड़ सकता है पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात के ऊपर, जब पाकिस्तान की इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसके अंदर भी पॉलिटिकली ऐसी शख्सियात मौजूद नहीं है जिनको नॉर्मली एक सिंबल ऑफ नेगोशिएशन समझा जाता था तालिबान के साथ। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम इस वक्त जिस सूरत हाल की जानिब बढ़ रहे हैं, इसको लेकर क्या आने वाले वक्त में आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए फैसला साजी मुश्किल होती जाएगी, चूंकि सरहद पार से पाकिस्तान के अफगानिस्तान हुकूमत के साथ मसाइल तो हो सकते हैं, लेकिन तालिबान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, तो ये सिचुएशन विद द टाइम क्रिटिकल होती नजर आती है? आपको लगता है पाकिस्तान के लिए आसानी रहेगी ऑप्शंस को लेकर?
देखिए, जहां तक अफगान तालिबान की बात है, हमारे असर रसूख की बात है, अफगान तालिबान के साथ जो ताल्लुकात हैं, बेशक ये एक इम्प्रेशन मौजूद है कि हमारा उनके ऊपर असर रसूख है, लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है। ताल्लुकात की नोयत बड़ी पेचीदा है और अक्सर औकात जरूरी है कि जो पाकिस्तान बात कहता है वो तालिबान मानते हैं, बल्कि बाज़ औकात तो तालिबान को ये शिकवा भी है कि शायद हम उन पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालते हैं। तो ये कहना कि अफगानिस्तान तालिबान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से कल अगर हुकूमत में आते हैं तो हमारे लिए कोई आसानियां पैदा होंगी, मुझे नहीं लगता आसानियां पैदा होंगी। इसी वजह से शायद पाकिस्तान ने पब्लिकली ये स्टांस लिया है कि वो ताकत के बलबूते पर कोई भी, वो अफगान तालिबान हो या कोई और ग्रोह हो, वो अगर काबुल पे कब्जा करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान उसकी मुखालफत करेगा। और दूसरा जो उसकी आप पेचीदगी की बात कर रहे हैं, मुश्किल फैसलों की बात कर रहे हैं, नुकसान हमें ये है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी होगी तो नतीजे इस्लामाबाद के अंदर 2 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया और मुबैना तौर पर उसकी जिम्मेदारी टीटीपी ने कबूल की। तो इसका मतलब है कि टीटीपी एक दफा फिर सर उठा रही है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फिर अगर अनरेस्ट होता है तो अफगान और इसमें कामरान जो मौजूदा एक हमारी कुर्बत की सी फिजा हमें कुछ नजर आती है अमेरिका के साथ, चाहे वो हमारी ट्रेनिंग्स का दोबारा से अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस में फौजी ट्रेनिंग्स का आगाज़ हो या फिर पिछले दिनों में 2001 वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात होती रही। कुछ ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कुर्बत पहले जैसी अर्ली 20s जैसी पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान हो रही है। इस फिजा का क्या असर हो रहा है ओवरऑल सिचुएशन पे? नहीं, देखें, इट्स टू अर्ली कि अगर आपकी कुर्बत बढ़ रही है। अभी जो मेरी अपने जो सिफारती ज़राए बता रहे हैं कि अभी जो अमेरिकी सदर जो बाइडेन है वो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने एक रिव्यू ऑर्डर किया हुआ है। दो कि पाकिस्तान से माजी में वो डील करते रहे हैं, लेकिन उनका ख्याल है कि शायद वो देखना चाहते हैं कि अब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, ये तमाम डिपेंड करेंगी अफगानिस्तान एंड गेम के ऊपर। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं, बहुत क्रिटिकल लेवल पे जरूर है। कामरान, इस पे बात होती रहेगी, टॉपिक तो बड़ा ऐसा है कि इस पे मजीद बात करने का जी चाहता है, लेकिन वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया मुख्तसर वक्त में अपना तजसात हमारे सामने रखने के लिए। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी है हमारे सेगमेंट साइंस एंड टेक की, और आज पे बड़ा नहीं, मतलब आम का सीजन आ चुका है नाजरीन, आम खाने का शौक है, लेकिन आम से आप कारोबार कैसे गालिब फिल्म देखी आपने? ये आपको बताएंगे वकार अहमद मलिक साइंस एंड टेक में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। आम जो है वो मिर्ज़ा गालिब को बहुत पसंद है, और आम जो है शायद ही दुनिया में कोई ऐसा फ़र्द हो जिसको पसंद ना हो। इसको आम फलों का बादशाह कहते हैं, और यकीनन इसके अंदर जो वैरायटी है आमों की, उसमें पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका अपना एक मकाम है। आमों के साथ हम मज़ीद क्या कर सकते हैं कि उससे ज़्यादा जो हमारा किसान है, जो आम का प्रोड्यूसर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके और अपनी माशी हालत को बेहतर कर सके। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए मैं चाहता हूँ कि ये सवाल इब्ने फाजिल साहब से पूछा जाए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस हवाले से हमारी कैसे मदद कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आम मतलब एक ऐसी चीज़ है जो कि दुनिया में बहुत ही पॉपुलर, और पाकिस्तानी जो आम है, फिर उसकी जो वैरायटी है, जो उसके जायके हैं, वो रिच है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो एक तो मैं चाहता हूँ कि आप ड्राई फ्रूट और ड्राइड फ्रूट में अगर आप पहले थोड़ा सा वो, ताकि लोगों को मालूम हो कि हम बेसिकली ड्राइड और ड्राई फ्रूट में फ़र्क क्या है, और उसके बाद हम आगे चलते हैं कि आम के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ जी कि वो कोई बहुत ही कोर ज़ौक़ होगा जिसने इतने खासुल ख़ास फल का इतना आम सा नाम रख दिया। तो डेफिनेशन हम करते हैं जी, ड्राई फ्रूट जिसको हम कहते हैं वो ऐसे फल जिसको हम सिर्फ खुश्क हालत में ही खाते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे चिलगोज़ा, अखरोट, इनको ग्रीन, इनके कोई यूज़ नहीं है। इनको हम सारे जितने भी फल हैं ये खुश्क हालत में, लेकिन बाकी जितने भी फल जो हम ग्रीन हालत में या ताज़ा हालत में खाते हैं उन सब को हम ड्राई कर सकते हैं, और जब उनको ड्राई करते हैं तो फिर उसको हम ड्राइड फ्रूट कहते हैं। एक ड्राई फ्रूट है जो सिर्फ खुश्क खाते हैं, और ये ड्राइड फ्रूट है। अच्छा, मैंगो की जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसका जो ड्राइड फ्रूट है वो बहुत मज़े का है, और उसकी बहुत ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू है। यानी आम सी बात यह है कि मिनिमम दुनिया के अंदर ड्राइड मैंगो $10 पर केजी बिकता है, और उसकी इससे भी आगे अगर आप बात करें तो हमारे जो फल हैं वो बहुत टेस्टी, बहुत मीठे, बड़ा अरोमा उनके अंदर, और फिर न्यूट्रिशन वैल्यू भी उनकी ज़्यादा। लेकिन
अगर आप देखें तो दुनिया में होल्ड फिलिपाइन का है इसके ऊपर। ड्राइड मैंगो की अगर आप बात करते हैं, इंटरनेट पे आप जाके लिखें तो आपको स्वाय फिलिपाइन के और कोई नज़र नहीं आता, या कोई थोड़ा बहुत इंडिया उसमें है। लेकिन फिलिपाइन ने अपनी मैंगो, ड्राइड मैंगो की मार्केट को इतना अच्छा इस्टेब्लिश किया है। हालांकि अगर आप उनका फ्रेश आम खाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे हमने कोई प्लास्टिक का पीस मुँह में डाल दिया। अगर उनका ड्राइड फॉर्म इतनी अच्छा हो सकता है तो हमारा तो कहीं ज़्यादा अगर अच्छा उनके ड्राइड फॉर्म का ये हाल है कि उन्होंने पूरी दुनिया की मार्केट कैप्चर किया है, तो हमारे जो आम है अगर इनको हम ड्राइड फॉर्म में दुनिया को इंट्रोड्यूस कराएं तो ये बहुत बड़ा एक कमर्शियल वैल्यू की, एक एक्सेप्टेंस की चीज़ बन सकती है। तो आम जो खुश करना है वो बहुत आसान है, मतलब उसके लिए 10 मिनट की तरबियत जो है वो काफ़ी है। इसको पके हुए आम को पील करना, पील करके उसके काश आपने काट लेने। ठीक है। अगर तो एज सच इसको काश जो है हमने बना ली उसको काटने का, उसको बाद एज सच भी हम उसको ड्राई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर चूँकि मॉइस्चर कंटेंट बहुत होता है, 15% इसमें सॉलिड है, बाकी सारा इसमें 85% मॉइस्चर कंटेंट है। तो इसको हम स्पीड अप करने के लिए, जैसे आपने रिवर्स ऑस्मोसिस का सुना हुआ, तो हम उसको स्पीड अप करने के लिए इसको ये भी कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा आम लेके उसके अंदर शुगर डाल दें। अच्छा। तो शुगर जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस के ज़रिए उसमें से बड़ी स्पीड से पानी खींच लेती है। अच्छा। जैसे आप उसको चीनी डाल के थोड़ी देर के रखेंगे, आप देखेंगे कि वो बिल्कुल पानी जो है वो काफ़ी सारा उसमें से कितने आमों में कितनी शुगर डालनी है, ये हेल्प मिल सकती है? हाँ जी, इसमें अगर 1 किलोग्राम हमारे पास गूदा है आम का, उसके अंदर हम 500 ग्राम्स अगर यानी आधा किलो चीनी डाल दें तो वो फौरी तौर पर उसके अंदर से कोई 40-50% पानी ड्रेन कर लेगी। अच्छा। उसके बाद हम उसमें से चीनी से उसको अलहदा करते हैं आम को, उसको हम ड्राई कर लेते हैं। अगर हम ये प्रोसेस ना भी करें तो हमारा थोड़ा सा ड्राइंग का जो है वो प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन वो एंड प्रोडक्ट सेम मिलती है। इसको धूप में रखना है? इसको धूप में रख लें, या आप इसको जो डिहाइड्रेटर्स हैं कमर्शियली अगर आपने करना है तो इसमें कैबिनेट टाइप डिहाइड्रेटर्स भी होते हैं, इसमें कंटिन्यूस डिहाइड्रेटर भी होते हैं, तो उसके अंदर आप इसको ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद इसको एयर टाइट पैकिंग कर लेनी है, ये इसका टोटल प्रोसेस है। और अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तो आप यकीनन कहेंगे कि जी किसी भी बर्फ़ी या किसी भी मिठाई से इसका टेस्ट बेहतर है, इसकी खुशबू बेहतर है। तो इसकी जो मार्केट है उसके वाले से थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि इसके दो इस्तेमालात हो सकते हैं। एक तो ये है कि हाउस होल्ड, ये जो भी ख़वातीन हैं ये अपने बच्चों के लिए और अपने घर के लिए, अभी आम का सीज़न है तो उसको महफूज कर लें, तो सर्दियों में भी बच्चे खाते रहें और वो न्यूट्रिशन उनको मिलती रहे। दूसरा जो है वो ये है कि कोई अगर मुआशियात के वाले से इसका बताइए कि आगे इसको बेचा कैसे जा सकता है? इसका जी एक तो जैसे आपने बताया कि घरों में ये हमें आदत होनी चाहिए, चलन होना चाहिए घरों में, फ़ारग वक्त में हम सारे फल ड्राई करके स्टोर करें, सारी चीज़ों को हम कंजर्व करें। लेकिन जो इसकी कमर्शियल वैल्यू, उसकी एक मिसाल आपको देता हूँ कि इस्लामाबाद के कुछ दोस्त थे, उन्होंने लास्ट ईयर ये इसका एक्सपेरिमेंट किया। मैंने एक पोस्ट लिखी आर्टिकल, तो उस पर से उन्होंने लर्न करके, तो इत्तेफाक से वो थोड़े दिन पहले मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा जी हमने मजाक में ये बनाया था, तो हमने 1 मिलियन का ये सेल किया ऑनलाइन। सिर्फ 1 मिलियन का आम जो ड्राइड पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन या बाहर? पाकिस्तान में टोटल इस्लामाबाद के एरिया में ही उन्होंने जो है वो बड़ी अच्छी उन्होंने नीट एंड क्लीन पैकिंग की थी, और उन्होंने 1 मिलियन का, और इस दफ़ा उन्होंने प्रॉपर फैक्ट्री इंस्टॉल किया। वो ज़ाहिर है बहुत सा काम करेंगे, तो इसकी एक्सेप्टेंस है, इसकी डिमांड है, और ख़ास तौर पे जो लोगों का इनकाउंटर है बाहर जाने का, वो जब बाहर जाते हैं देखते हैं वहाँ तो मतलब अच्छे नाश्ते इसके बगैर होते ही नहीं। हर दुकान के ऊपर ही आपको वहाँ ड्राइड फ्रूट मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं, और बड़े शौक से हम लेके आते हैं। मुझे ये क्यों अंदेशा कहूँ या खुशी की बात है वैसे तो, मुझे क्यों ऐसे लग रहा है जैसे आपने बहुत सारे नौजवानों की नौकरियां छुड़वा दे दी हैं? नहीं, डेफिनेटली सर, जब अगर हमारे पास इल्म हो और हम थोड़ी सी मश्क करें तो एंटरप्रेन्योरशिप से तो बड़ी ब्लेसिंग ही कोई नहीं है। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड कर दूं कि जो ब्लेसिंग्स हैं हमारे पास काउंटलेस, उसमें ब्लेसिंग दर ब्लेसिंग ये है कि जिस एरिया में आम प्रोड्यूस होता है उसमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है जी। तो अगर हम वहाँ पे अच्छा, उसमें फिर मज़े की बात यह है कि जो आम पक जाता है, राइपनिंग हो जाती है, जिसको टपका बोलते हैं, उसकी लाइफ बड़ी कम है, तो उसको मंडी में पहुंचाना या उसकी वो वैल्यू नहीं मिलती। तो उसको अगर हम वहाँ पे ही लोगों को ट्रेन कर दें, और वो बच्चे या जो ख़वातीन या जो भी उधर वो मज़दूर हैं, वो उसको राइपन मैंगो को वहीं पे ही अपने जो उधर ही जो गार्डन उसका है बाग में, वो छोटा सा सोलर ड्रायर लगा दें, तो इतना टेम्परेचर है कि आराम से ये 2 दिन में मैंगो उसमें ड्राई हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर। आज के सबक से जो मैंने सीखा है वो मैं नाज़रीन को बता दें। तो जो मैंने सीखा है, उन्होंने तो जो सीखा होगा यकीनन बेहतर सीखा होगा। मैंने जो सीखा है वो ये है कि 2 तरह के फल, एक ड्राई फ्रूट और एक ड्राइड। तो जो उन्होंने बताया कि ड्राई फ्रूट जो है उसके वाले से हमारी जो चॉइस है वो तो नहीं है, वो हम उसको सिर्फ ड्राई हालत में ही खा सकते हैं। ड्राइड में हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, और मेरा ख्याल है कि दूसरी वाली ऑप्शन यानी उसको ड्राई करके खाना,
और उसको इस्तेमाल करना वो कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर से पानी और वो तमाम चीज़ें तो खारिज हो जाती हैं और न्यूट्रिशन शायद ज़्यादा वो आपको हासिल हो सकती है और उसके माशी फ़वाइद बहुत हैं। आज की जो हमारी गुफ्तगू थी वो आमों के हवाले से थी और पाकिस्तान जो है उसका क्या मकाम है आमों के हवाले से, उसका जायके के हवाले से, तो उसकी जो ड्राइड फॉर्म है वो कितनी ज़बरदस्त होगी। उन्होंने एक सक्सेस स्टोरी का भी हवाला आपको दे दिया कि कुछ नौजवानों ने किस तरह पिछले साल 1 मिलियन उससे कमाया और इस साल वो बाकायदा एक फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि साइंस एंड टेक के इस सेगमेंट से बहुत सारे नौजवान जो हैं वो नौकरियां छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएंगे और यही साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सबसे खूबसूरत बात है। देखते रहिए साइंस एंड टेक। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद और अब बारी हमारे शो में म्यूजिक की। म्यूजिक में एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने लाने की जिनको आपने बहुत देखा है, बहुत सुना है। एक्सप्रेसो में पहली दफा आए हैं और ऐसे जब भी कोई मेहमान हमारे प्रोग्राम में आता है मेरा एक्साइटमेंट लेवल वैसे ही बढ़ जाता है, लगता है ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता होगा, कुछ होता होगा। लेकिन यकीन जानिए हार्ट बीट जरूर तेज होती है, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर ऐसे जबरदस्त वोकलिस्ट मौजूद हैं। उनका टैलेंट अगर मुकम्मल तौर पर दुनिया के सामने या कम अज कम बड़े सगीर के सामने आ जाए तो यकीनी तौर पर हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत आगे बहुत ऊपर जा सकती है। आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, हम अली अब्बास साहब की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के वो नौजवान सिंगर हैं जो कि सुरीले तो हैं ही, खूबसूरत तो गाते ही हैं, लेकिन जिस तरीके से हर कॉम्पोजिशन को निभाते हैं, चाहे वो पुरानी हो, इनकी अपनी हो, कमाल किस्म के वोकलिस्ट हैं। और मैं अभी जब ऑफ एयर हम इनसे बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि आप जिस जगह पे अभी हैं अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत दी है, लेकिन कहीं ऊंचा कहीं बड़ा मकाम डिजर्व करते हैं। इतने ज़बरदस्त सिंगर हैं, इतना ज़बरदस्त गाते हैं। सो आज अली अब्बास इज लाइव विद अस इन द स्टूडियोज। वेलकम, थैंक यू सो मच। और आप इतनी दूर से हमारे शो के लिए स्पेशली आए, उसके लिए एक डबल शुक्रिया आपका, क्योंकि मुझे लगता है म्यूजिशियन या सिंगर के लिए सुबह सुबह उठना, अपनी आवाज़ को जगाना, खुद जागना बड़ा मुश्किल होता है। सो हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू, क्या चल रहा है आजकल? माशाल्लाह बहुत अच्छा। पहले तो आप इतना म्यूजिक को प्यार कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है। बहुत अच्छा चल रहा है आजकल। जैसे कि वैसे तो कोविड की वजह से थोड़ा सा लेकिन हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं जैसे वो मालिक रखे, लेकिन बहुत अच्छा। मेरी कुछ चीज़ें, कुछ म्यूज़िक के में मैं काफ़ी वेरिएशन से कुछ काम कर रहा हूँ और गज़ल स्पेशल चल रहा है कुछ, फिर सूफ़ी तो एक चल ही रहा है साथ साथ। सो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें माशाल्लाह। कुछ कंपोजिशन में मैं थोड़ा सा हिस्सा ले रहा हूँ, तो काफ़ी तरह की एक्टिविटीज़। वो ये तो आपकी फैमिली में भी है ना कंपोजिशन? अच्छा, कंपोजिशन की बात की, कैलीग्राफी भी करते हैं, ये भी एक हिडन टैलेंट है। अच्छा, ये मेरे लिए सरप्राइज है। अच्छा, वैसे मैंने सीखा वही है। अच्छा, कैलीग्राफी सीखी कैलीग्राफी मैंने प्रॉपर सीखी है। ये थोड़ा सा म्यूजिक एक तो इनहेरिट एक फैमिली में था और फिर प्लस इसके लिए भी मैंने थोड़ी मेहनत तो की है, बट ज़्यादा कैलीग्राफी के लिए मैंने प्रॉपर मैंने वो सीखी थी। तो आपका जो आपका बेसिकली जो शहर है फैसलाबाद से आपका ताल्लुक है, सुरीली मिट्टी और सुरीली ज़मीन इसको कहा जाता है। बड़े बड़े लोग यहाँ से वो और बड़ा मुश्किल म्यूजिक करने वाले लोग यहाँ से हैं, और आपका भी यही सिलसिला है। तो कैलीग्राफी तो खैर हम देख नहीं सकते, लेकिन गाना हम जरूर सुन सकते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग बहुत सारे लोग ये चाहेंगे इस वक्त जो आपको देख रहे हैं कि आप कुछ हमें सुनाइए, हमारी सुबह सुरीली कर दीजिए। मैं एक सूफी कलाम पेश करता हूँ। जरूर, मैं थोड़ा तान पूरा सेट कर लूँ। जी, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सुबह सुबह होते वैसे ऐसा होता है अली के सिंगर्स को नॉर्मली जब रात को आप लोग चूंकि रियाज व्याज भी करते हैं, सोई करते हैं, तो उठना थोड़ा डिफिकल्टी होता है, ऐसा है? वैसे मैं बड़ा थोड़ा सा अपने आर्टिस्ट फैमिली से चेंज ही हूँ। मैं सुबह जल्दी उठने वाला हूँ, सो मेरी कोशिश होती है मैं थोड़ा जल्दी उठूँ, लेकिन जब कभी लेट प्रोग्राम्स हैं तब फिर थोड़ा होता है। ठीक हो गया। तो इस तरह से अलीज़ हमने फरमाइश कर दी है, बल्कि हमें कुछ सुनाएंगे। और साथ साथ जी बता दें, इंडिया में भी ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके आए और वहाँ इनको अवार्ड भी गुलाम अली साहब ने वो अवार्ड इनको प्रेजेंट किया था, द लेजेंड द ग्रेट गुलाम अली। और नाउ अली अब्बास भी पंजाबी में एक रुबाई है। मुँह बोल अवलड़ा ना बोल बैठी, हुंदे खसम नाराज बड़ बोलियां दे, बोली कांते कोई
दस दे बड़े फर्क ने सजना बोलियां दे जेड़ियां साईद नजर मंजूर होया पल्ले पर गए ने होना गोलियां दे हाँ उदड़ गईयां नू पैण सरदार तके शर्मा वालियां नू हूटे डोलियां दे माही वे तेरे वेखण नू चुक चरखा गली विच डावां लोकां दे पाने बड़ा कतदी तंद तेरियां यादां दे पावां माही वे तेरे वेखण नू बाबुल दी सौ चित नहीं लगदा बाबुल दी सौ चित नहीं लगदा अज मेरा दिल करदा कर छड़ के मलंग बन जावा। थैंक यू। क्या बात है, दिल नहीं कर रहा था। हाँ वैसे दिल नहीं कर रहा था, दिल कर रहा था अली गाते जरा हम सुनते जाए, लेकिन बहुत खूबसूरत क्योंकि आपकी फैमिली में भी है। अरे ऑब्वियसली जब आप इंडिया गए वहाँ आपने और एक बात मुझे कहनी चाहिए, इनके जो भाई हैं असद बहुत ही कमाल गाते हैं, बहुत ही ब्लेस्ड मेरी और अली तो मेरे ख्याल से माशाल्लाह पूरी फैमिली उतनी ब्लेस्ड है। और अली अभी जैसे हम इंडिया की बात कर रहे थे, वहाँ गए और वहाँ पर आपको अवार्ड भी मिला, उस अवार्ड के हवाले से भी हम जानना चाहेंगे। वहाँ असल में वो जो मैं कॉन्टेस्ट में काफ़ी लोगों को पता भी है उसके हवाले से, वहाँ जब मुकाबला असल में वोटिंग का होता था हमारे वहाँ जो साथ, और पाकिस्तान का ज़ाहिर है वो इस वजह से ज़्यादा लोगों में उस सेंसनी तेज हो जाती है वो चीज़। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ से जो प्यार पब्लिक का प्लस फिर जब एंड शो का हुआ तो फिर उन्होंने 2 अवार्ड, एक जो वोटिंग वाला था और एक बेस्ट जो सिंगिंग वाला था, वो अल्हम्दुलिल्लाह सिंगिंग वाला मुझे मिला था। That is well deserved। अच्छा अभी हमने ये देखा, आपने चूंकि गज़ल आप गा रहे हैं, अभी बड़ी अच्छी बात ये हुई कि लोग गज़ल को समझना शुरू हो गए हैं, और ख़ासतौर पे जो यूथ है जो कि पहले बिल्कुल ही एक अजीब ट्रैक पे चल निकली थी म्यूज़िक को लेकर, एक बेढंगा सा म्यूज़िक, अभी लोग कवाली को भी वो जगह दे रहे हैं, सूफी म्यूज़िक और गज़ल को भी समझना शुरू हो गए। ये कितना अच्छा है आप जैसे वोकलिस्ट के लिए? बहुत ज़रूरी है। असल में हम लोग इतनी या इस तरह से मेहनत इसलिए भी करते हैं कि उन चीज़ों को आगे लोग पजीराई उनको मिले या उस तरह की एप्रिसिएशन मिले। सो ये वाकई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। लोगों को असल में वो थोड़ी सी चीज़ें ऐसी भी हुई, इंटरनेट आया है, लोगों में इसकी अवेयरनेस हुई है कि इसका ओरिजिनली किसी ने गाया है, किसने पढ़ा था, ये कब गाया था। तो अब लोगों को वो बैठे बिठाए आपसे बात भी हो रही है और नीचे से गूगल भी हो रहा होता है। तो ये बड़ा एक अच्छी चीज़ है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये रही है कि मेरे रूट्स जो अपने हैं, अपनी तरह के जो हमारा कल्चरल म्यूज़िक है, हमारा जो अपना फोक है, हमारी अपने सूफ़ीज़म है, क्योंकि वहाँ हमने थोड़ा सा ये इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये थोड़ी सी रही है
क्योंकि हमारा ये म्यूजिक उनके लिए बड़ा डिफरेंट होता था। वो कहते थे आप कहाँ से गाते हैं, आप लोगों की आवाज किधर से आती है। बिल्कुल ऐसी है। तो ये बड़ी हमारे क्योंकि हमारे जो बड़े गाने वाले थे उनका अगर थोड़ा सा रंग भी हमारी यंग जनरेशन में नजर आ जाए तो वो वही बहुत है। इसमें कोई दो राय नहीं। अली अब्बास हमारे साथ हैं, हम इनसे गान नुमाइश करते रहेंगे और हम इनसे बातें भी करते रहेंगे, लेकिन हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इमरान बहुत एक्साइटेड है, जब वैसे तो मैं भी हूँ, जब भी हमारे सेट पे कोई सिंगर आता है और हमें म्यूजिक सुनने को मिलता है और अच्छा म्यूजिक सुनने को मिलता है तो हम बहुत खुश होते हैं। सच्चा सिंगर आता है ना इसे कहते हैं, तब ज्यादा अच्छा लगता है। सिंगर्स तो आते ही रहते हैं। और आज अली अब्बास हमारे साथ है। अली अब्बास से हम जरा ये भी जान लें, अली कोई ऐसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जिन पे आप काम करें और जो हमें जल्द सुनने को मिलेंगे? अब बिल्कुल कुछ गज़ल्स हैं इंटरनेशनल, कुछ हमारे शोरा हैं ह्यूस्टन में होते हैं, उनकी ये गज़ल मैं गा रहा हूँ। कुछ मेरे सूफ़ी कलाम 2-3 वो चल रहे हैं, उन पे इन प्रोसेस है, उनके वीडियोस अभी करने हैं इंशाल्लाह वेरी सून। तो इस तरह की चीज़ें, बाकी अलहमदुलिल्लाह शोज़ लाइन भी ऑन है, वो चल अभी रही तक है। अपने म्यूजिक करियर से कितना सेटिस्फाइड है आप, जितना आपने अचीव किया, जितना लोगों ने आपको सराहा? मुझे ज़ाती तौर पे बीइंग अ म्यूजिक फ़ैन एंड बीइंग योर फ़ैन लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा फासला बाकी है जहाँ पे आपने पहुँचना है, क्योंकि अल्लाह ने आपको टैलेंट इतना दिया है। आप कितने मुतमिन? अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर भी मुतमिन तो हूँ। वाकई वो अभी क्या कहते हैं ना, अभी इश्क इम्तिहान और भी है। तो अभी अभी पार्टी शुरू हुई है। तो पार्टी शुरू हुई है जबरदस्त। चूंकि अब हमने हमारे शो का वक्त खत्म हो रहा है, हम चाहेंगे अपने देखने वालों से तो हम इजाजत नहीं। अली अब्बास भी हमारे साथ मौजूद है। अली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, लेकिन हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं जाने देंगे। एक खिलाएंगे भी। अच्छा, मैं इससे पहले कि आप गाना सुने, मैं अली चूंकि बड़ा एक मुश्किल सा टाइम है लोगों के ऊपर, और आर्टिस्ट बड़ा सेंसिटिव होता है, बीमारी का टाइम, हर तरफ लोग बेचारे परेशान हैं, रोजगार के भी इश्यूज है। मैं चाहता हूँ कि आप बीइंग एन आर्टिस्ट जरा सोसाइटी में कोई पॉजिटिविटी, कोई अच्छी बात जो आप कह सकें, देन हम आपसे आखिर में कुछ सुनेंगे। वो किसी ने कहा था ये वक्त भी गुजर जाएगा, सो ये इंशाल्लाह होते हैं। बड़े कौमों पे ऐसे ऐसे हालात आ जाते हैं, ऐसे वक्त आ जाते हैं, लेकिन हम अल्लाह रसूल के मानने वाले हैं, उनके आल के मानने वाले हैं। हमें इस चीज़ का बिलीव होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि ये चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह हमारी, क्योंकि वाकई बड़े स्ट्रेसफुल माहौल है, काफ़ी चीज़ें बहुत एक पैनिक चल रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अपने देखने वालों से इजाजत ले लेते हैं। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़ और अली अब्बास से सुनेंगे गाना। अली अच्छा जी, सावल की फरमाइश है जी। वहाँ एक प्रोग्राम जो इंडिया में ये काफ़ी पसंद किया गया था। चल सावल ये भी जरूरी है। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जा, बसो हमारी नगरी मोहे सुंदर मुख दिखला, कदिया मिल सावल यार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे।